नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। चलिए देखिए, आज की क्लास बहुत ही स्पेशल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है जैव प्रक्रम वो पढ़ने वाले। अब आप कहोगे ऐसी क्या स्पेशल बात है, तो क्लास के लास्ट तक आपको बने रहना है क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर हम इस क्लास के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। बिल्कुल, इतना बड़ा आपका चैप्टर है जिसमें आप इतने सारे सिस्टम्स के बारे में पढ़ते हैं, वो सारे सिस्टम आज एक क्लास के अंदर अपन कंप्लीट कर लेंगे। तो आपने अब तक वो पढ़ लिया होगा, उसका एक क्विक रिवीजन मेरे साथ आपको यहाँ पर करना है। कैसे कैसे चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है, कैसे कैसे आपका ये सारे तंत्र काम करते हैं, ये सारी बातें करेंगे आज की इस एक क्लास के अंदर। तो हो जाइए तैयार। जो भी क्लास में है आप सभी का क्लास में स्वागत है। अगर आप आ गए हो तो क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर और आपके जो भी कमेंट्स है वो जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर ड्रॉप कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर जिसका नाम क्या है, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम का बेसिकली मतलब क्या होता है? देखो, आपका ये जो पूरा शरीर है ना, इसमें ऐसे बहुत सारे तंत्र है जो काम कर रहे हैं। आपका कोई ऐसा तंत्र है जो कि आपके खाने को पचाने का काम कर रहा है, ऐसा कोई तंत्र है जो कि आपके सांस अंदर लेने, सांस बाहर छोड़ने और ऊर्जा बनाने का काम कर रहा है, ऐसा कोई तंत्र भी है जो इन सारी चीजों जैसे कि आपके जो खाद्य पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ है, जितनी भी चीजें हैं उनको अपनी लोकेशन तक पहुंचा रहा है, ऐसा कोई तंत्र भी आपका काम कर रहा है। और एक ऐसा तंत्र भी काम कर रहा है जो आपके आसपास जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, जो भी चीजें हो रही हैं उनको सेंस करके अपने मस्तिष्क तक पहुंचा रहा है। यानी कि चीजों को जो आप समझ पा रहे हो वो अपने इस दिमाग की वजह से समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर इन्हीं सब सिस्टम की यहाँ पर अपन बात करने वाले हैं और इसी को ही अपन क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम। जैव का मतलब होता है जीवित और प्रक्रम का मतलब है क्रियाएं। तो जितने भी जीवित जीव है उनके अंदर होने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं, चाहे वो पाचन की क्रिया हो, चाहे वो उत्सर्जन की क्रिया हो, चाहे वो परिसंचरण की क्रिया हो, इन सब को मिला के अपन क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहा जाता है। ठीक है भाई, आई बात समझ में। अब इस चैप्टर के अंदर की मैम ऐसे तो अपने बहुत सारे तंत्र होते हैं, हम इतने तंत्र थोड़ी पढ़ेंगे। तो आपकी इस 10th क्लास की बुक के अंदर 4 सिस्टम दिए हुए हैं, 4 तंत्र दिए हुए हैं। देखो, तंत्र जो आपके दिए हुए हैं उनको बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देती हूँ, आपका एक डाउट जो है वो क्लियर कर देती हूँ। डाउट क्या? कि हमारा जो पूरा शरीर है ना, एक तरीके से कैसे दीवार है। दीवार का मतलब क्या? दीवार कैसे बनती है? एक एक ईंट लगाई जाती है फिर जाके आपकी दीवार बनती है। ऐसे ही आपका जो पूरा शरीर है वो छोटी छोटी कुछ संरचनाओं से बना है जिन्हें अपन क्या कहते हैं, कोशिका कहा जाता है। छोटी छोटी कोशिकाएं यानी कि बहुत सारी कोशिकाएं मिलके आपके किसका निर्माण करती है, ऊतक का निर्माण करती है। अब यही ऊतक मिलके आपके किसका निर्माण करते हैं, आपके अंगों का निर्माण करते हैं। और आपके अंग मिलके अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। तो जब भी अपन किसी भी तंत्र की बात करेंगे, किसी भी सिस्टम की बात करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि बहुत सारे अंगों के बारे में अपन बात करेंगे। जैसे कि उत्सर्जन तंत्र, तो उत्सर्जन तंत्र है यानी कि इसमें बहुत सारे अंगों के बारे में अपन बात करेंगे। आपका किडनी भी होगा, आपके मूत्र वाहिनी भी होगी, मूत्राशय भी होगा, आपके इन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो तंत्र का मतलब क्या होता है, अंग मिलके आपके किसका निर्माण करते हैं, अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। अब आप कहेंगे कि मैम हम कौन कौन से पढ़ने वाले हैं तंत्र, तो ये 4 तंत्र जो है आपके सिलेबस के अंदर, आपकी बुक के अंदर दिए गए हैं। देखिए, पहला जो आपको यहाँ पर डायग्राम दिख रहा है वो किसका है, आपके पाचन तंत्र का डायग्राम है। पाचन तंत्र क्या काम करता है? देखो, पाचन तंत्र का मतलब है कि आप जो भी चीजें खा रहे हो, खाने का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया। मुंह में पानी आना आपकी कैसी क्रिया होती है, फटाफट से याद करो। मुंह में पानी आना कैसी क्रिया होती है? तो आपके ये होती है, किसी भी खाने का नाम सुनते ही, उसकी खुशबू सूंघते ही ये होती है अपनी प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है, तो देखो आपके जो पाचन तंत्र होता है ना, वो क्या करता है, जो भी खाना आपने खाया है, अब वो तो आप जटिल कार्बनिक अणुओं के रूप में लेते हो, उसको पचा के सरल कार्बनिक अणुओं के रूप में परिवर्तित करने का काम आपके कुछ एंजाइम करते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर पाचन तंत्र में हम उन अंगों को पढ़ते हैं जो आपके ये जो जटिल अणु हैं उनको सरल अणुओं में बदलते हैं। ये सब पूरा जो आपका यहाँ पर दिखाया गया है इस डायग्राम के अंदर कि आपके ग्रास नली आ रही है, इस तरीके से ये आपका क्या है, पेट यानी कि आमाशय है, फिर आपकी छोटी आंत, बड़ी आंत, और इस तरीके से पूरा पाचन तंत्र यहाँ पर दिखाया गया है और इसके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है। दूसरा जो हम यहाँ पर सिस्टम पढ़ेंगे वो आपका होगा श्वसन तंत्र। श्वसन का मतलब तुम क्या समझते हो? श्वसन से मतलब सिर्फ इतना है क्या कि सांस अंदर खींची, सांस बाहर गई, श्वसन हो गया? नहीं, श्वसन तंत्र में आपके ऊर्जा का निर्माण भी होता है। ऑक्सीजन अंदर जाएगी, ऊर्जा का निर्माण भी होगा, वो होगा आपके श्वसन तंत्र। तीसरा जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपके वहन, यानी कि अपन इसको कहते हैं परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र का मतलब होता है कि आपके शरीर में क्या बह रहा है। अरे भाई, आपके शरीर में खून बह रहा है, नहीं बह रहा है? अब ये खून कैसे बह रहा है, आपका जो हृदय है वो इस खून को कैसे पंप कर रहा है शरीर के सारे भागों तक, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे वहन के अंदर। और चौथा सिस्टम जो हम पढ़ने वाले हैं उत्सर्जन तंत्र। इस उत्सर्जन तंत्र में क्या होता है कि आपके खाना पच गया, अब कोई अपशिष्ट पदार्थ भी तो होगा जिसको शरीर से बाहर निकालने के लिए जरूरी है। तो इन जो भी आपके अपशिष्ट पदार्थ है उनको शरीर से बाहर निकालने की जो पूरा प्रक्रम काम में आता है वो कौन सा है? आपका उत्सर्जन तंत्र होता है। तो आपके जो किडनी है वो इसमें भूमिका निभाती है। यूरिन का फॉर्मेशन, आपके मूत्र का निर्माण किडनी में ही होता है। तो इन सारे सिस्टम की एक एक करके यहाँ पर अपन बात करेंगे, तो इसीलिए आपको क्लास के लास्ट तक बने रहना है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करते हैं पोषण की। पोषण का मतलब क्या होता है? देखो, पोषण का मतलब है, जब आप पाचन तंत्र पढ़ोगे तो पोषण पढ़ना भी तो जरूरी है भाई। खाना खाओगे नहीं तो पचाओगे कैसे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है। तो पोषण का मतलब है कि हम जो भी खाना प्राप्त कर रहे हैं या खा रहे हैं वो अपना पोषण होता है। ठीक है। तो देखो यहाँ पर भोजन को अंतर्ग्रहण करने की प्रक्रिया, सजीवों द्वारा भोजन को ग्रहण करना या भोजन का अवशोषण करना, वह शरीर के अंगों के मरम्मत व अनुरक्षण का कार्य करना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। अब क्या हम सब एक जैसे? क्या हम मान लो, पेड़ पौधे मान लो, क्या सब में एक तरीके का पोषण होता है क्या? नहीं। तो आपका ये जो पोषण होता है ना वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन से दो प्रकार होते हैं? एक होता है आपका स्वपोषी पोषण और दूसरा आपका होता है विषम पोषी पोषण। अब आप कहोगे कि मैम दोनों में अंतर क्या है? देखो भाई, तुम और पेड़ पौधे एक हो जाओगे क्या? नहीं ना। तो यहाँ पर स्वपोषी पोषण का मतलब होता है कि ऐसे जीव जैसे कि आपके पेड़ पौधे हो गए और कुछ नीलहरी शैवाल हो गए, ये क्या करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है? यानी कि ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, वो आपके होते हैं स्वपोषी जीव, और इस प्रकार के पोषण को कहा जाता है स्वपोषी पोषण। दूसरा आपका होता है विषम पोषी पोषण, जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उसको अपन कहते हैं विषम पोषी जीव, और ऐसे पोषण को कहा जाता है विषम पोषी पोषण। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि मैम हम भी तो अपना खाना खुद बनाते हैं, हमारे तो कोई नहीं आता खाना बनाने, भूख लगती है तो खुद ही रोटी बनाते हैं, खुद ही सब्जी बनाते हैं। अरे ये तो हम अपना भोजन हो सकता है पेड़ पौधों से प्राप्त कर रहे हो, भाई सब्जियां लेके आए तो पेड़ पौधों से प्राप्त किया, या फिर किसी जीव को खा रहे हैं तो उसको मार के खाया है। हमने अपना भोजन स्वयं थोड़ी बनाया है, नहीं ना। तो आपके ये काम कौन करते हैं? सिर्फ आपके पेड़ पौधे करते हैं या फिर आपके कुछ नील हरित शैवाल करते हैं, जो कि क्या करेंगे? आपके नील हरित शैवाल ये क्या करते हैं? इनके अंदर होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। ठीक है, हमारे अंदर नहीं होती। हम क्या धूप से अपना पेट भर सकते हैं क्या? धूप की उपस्थिति में अपना खाना बना लेते क्या? नहीं ना। तो आपके स्वपोषी जीव जो होते हैं वो आपके क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जबकि विषम पोषी जीव अपने भोजन के लिए किसी पर निर्भर रहते हैं। देखिए यहाँ पर दो प्रकार का पोषण है, स्वपोषी पोषण, विषम पोषी पोषण। स्वपोषी का मतलब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे कि आपके पेड़ पौधे हो गए, नीलहरी शैवाल, कुछ जीवाणु। ठीक है, ऐसे जीवाणु को अपन कहते हैं साइनोबैक्टीरिया।
विषम पोषी पोषण का मतलब जो भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं, जैसे हमको ही ले लो, ठीक है, हम भी अपना भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं। आपके कवक ले लो, जंतु ले लो, ये सब क्या है, आपके विषम पोषी जीव होते हैं, ठीक है। तो ये दो प्रकार का अपना पोषण होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर इन दोनों में अंतर क्या होता है मैम। तो केवल मैं आपको एक चीज, एक रिएक्शन बताऊंगी, उस रिएक्शन से आप दोनों के बीच में अंतर पता कर सकते हो सकता है एग्जाम के अंदर स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण के अंदर अंतर पूछा जाए 2 नंबर में, तो आप ये 4 अंतर लिख के आ सकते हो। आप कहोगे कि मैम कौन से, तो देखो, एक प्रक्रिया होती है जिसे अपन क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। क्या कहते हैं अपन उसको, फोटोसिंथेसिस भी कहते नहीं कहते। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसके द्वारा, पेड़ पौधों के द्वारा। इसमें क्या होता है, देखो आपके जो पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं, अपने आसपास उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, अपन कहते हैं ना कि जो पेड़ है वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, तो उन्होंने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करी, उसके साथ साथ पानी अवशोषित किया, ठीक है। अब उन्होंने किसका निर्माण किया, आपके ग्लूकोज का, यानी कि C6H12O6, आपके साथ के साथ पानी और यहाँ पर ऑक्सीजन गैस बाहर निकाल दी, ठीक है। अब ये क्या रिएक्शन ठीक है क्या, क्या इतनी से काम हो जाएगा, नहीं मैम, कि जो अपने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं, ये तो सूर्य का प्रकाश जरूरी है, साथ के साथ इनके पास होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है, आपका एक वर्णक है। क्या है क्लोरोफिल, एक वर्णक होता है जो कि आपके क्लोरोप्लास्ट लवक है ना, उसमें पाया जाता है क्लोरोफिल। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए ना क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल में अंतर क्या है, तो क्या अंतर है दोनों में, कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो आपका एक लवक है जो कि आपके पेड़ पौधों में पाया जा रहा है, इसके अंदर एक पाया जाता है क्लोरोफिल जो कि क्या है, एक वर्णक है, जिसकी वजह से अपने पत्तियों का रंग कैसा होता है, तने का रंग कैसा होता है, हरा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल को अवशोषित करके अपने ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहा जाता है। और ये किन जीवों के द्वारा, स्वपोषी जीवों के द्वारा की जाती है। अब देखो दोनों में अंतर क्या लिख सकते हैं, स्वपोषी जीवों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है जबकि विषम पोषी जीवों में नहीं होती। स्वपोषी जीवों में किसकी जरूरत है अपना खाना बनाने के लिए, क्लोरोफिल की, जबकि उनको नहीं है, वो तो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर होते हैं। इसमें सूर्य का प्रकाश चाहिए जबकि विषम पोषी जीवों में नहीं चाहिए। इसके कुछ उदाहरण पेड़ पौधे हो गए, आपके कुछ जीवाणु जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, और उसके क्या उदाहरण हो गए, हम ले लो, परजीवी ले लो, कवक ले लो। क्या ये अंतर लिख सकते हो, देखो यहाँ पर दोनों में अंतर, इसमें सरल अकार्बनिक कच्चे माल जैसे जल CO2 में संश्लेषित किया जाता है, जबकि भोजन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, वहां नहीं होती। क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, उसमें नहीं होती। और ये आपके भोजन का निर्माण दिन के समय करता है, और हम तो ऐसे रात को 2 बजे भूख लगी तो रात को 2 बजे भी बना के खा लेंगे, सुबह 4 बजे भूख लगी तो 4 बजे भी खा लेंगे, यानी कि कभी भी कर लेते हैं। और यहाँ पर हरे पौधे व जीवाणुओं में आपके क्या होगा, सारे जीवाणुओं के अंदर नहीं होगा, कुछ जिन्हें अपन साइनोबैक्टीरिया कहते हैं उनके अंदर होगा सिर्फ। और यहाँ पर सभी जीवों तथा कवकों में आपके विषम पोषी पोषण पाया जाता है। दोनों में अंतर समझ में आ गया, प्रकाश संश्लेषण समझ में आया, और वही चीज यहाँ पर आपकी दिखाई गई है। पेड़ पौधे क्या करते हैं, इन पे क्या, इनके पत्तियों के अंदर क्या है, क्लोरोफिल। तो इस क्लोरोफिल ने क्या किया, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आपके कार्बन डाइऑक्साइड और जल को अवशोषित करके किसका निर्माण किया, तो यहाँ पे जो शर्करा लिख रही है जो कि आपकी क्या बनाई है, ग्लूकोज। शर्करा के फॉर्म में क्या बना है अपना, ग्लूकोज। जितनी भी मीठी चीजें हैं ना वो आपके कार्बोहाइड्रेट के अंदर आती है, तो जो ग्लूकोज है वो भी आपके कार्बोहाइड्रेट में ही आएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर ग्लूकोज बना यानी कि C6H12O6, और ऑक्सीजन गैस बाहर जाती है नहीं जाती अपनी, ठीक है। तो ये क्या है आपके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, और आपसे एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है इसका। इसकी रिएक्शन आपको लिख के आनी है, बैलेंस द रिएक्शन लिखकर आनी है,
ठीक है, जितने ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन के अणु यहाँ पर है अभिकारक में, उतने ही उत्पाद में लिखकर आने हैं। ठीक है भाई, आ गई बात समझ में। चलिए, तो कार्बोहाइड्रेट मंड के रूप में संचित तथा बाद में आवश्यकता अनुसार प्रयुक्त। जो अपना यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज बना है, वो आपके पेड़ पौधों में किस रूप में संचित रहता है? मंड के रूप में। ऐसा नहीं है ना कि अभी खाना बनाया अभी खा लिया पूरा, अपन बाद में भी तो उसको काम में लेते हैं। तो देखो, पेड़ पौधों में तो ये मंड के रूप में, अगर अपन बात करें हमारे अंदर, तो मानव में ये जो ग्लूकोज है वो किस फॉर्म में संचित रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। बात हो गई क्लियर? चलिए आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होता है? क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है तथा जल अणुओं का ऑक्सीजन व हाइड्रोजन में अपघटन होता है। CO2 का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है और आपके इस तरीके से प्रक्रिया पूरी हो जाती है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है पत्ती की संरचना के बारे में। हो सकता है एग्जाम के अंदर आपसे इसका डायग्राम बनवाना पूछ लिया जाए। तो देखो कैसे बनाना है, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताती हूँ। देखो कैसे इजी लगेगा आपको, कि आप कभी मेहंदी बनते या बनाते होंगे तो आपकी मम्मी कहती होगी वो पत्ती पत्ती वाली बना दे मेरे तो मेहंदी, तो बस वैसे ही आपको बनानी है। देखो इस तरीके से अपन पत्ती बनाते हैं, तो ये जो पूरी पत्ती होती है इसको अपन क्या कहते हैं? पर्णपटल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? पूरी पत्ती को पर्णपटल कहा जाता है। फिर अपन क्या करते हैं कि इसमें बीच में लंबी सी ऐसे लाइन खींच देते हैं, तो इसको अपन क्या कहते हैं? जो लंबी सी, जब अपन पत्ती लेते हैं उसको ऐसे फाड़ते तो बिल्कुल बीच में एक लंबी सी लाइन होती है ना, उससे फट जाती है ना, वो आपकी क्या होती है? मध्य शिरा होती है। तो वो क्या हो गई आपके? मध्य शिरा। अब इस मध्य शिरा से छोटी छोटी इस प्रकार से निकली रहती है कुछ, अपन ऐसे डिजाइन बनाते हैं फिर उस मेहंदी में, बनाते नहीं बनाते? ये क्या होती है आपकी? ये होती है शिराएं। क्या है ये? शिराएं। देखो मध्य शिरा हो गई जी, पर्णपटल हो गया जी, शिरा हो गई जी। अब देखो यहाँ पर आपके जो इसकी सबसे निचली बाह्य त्वचा होती है वो ये रही। इसकी जो निचली बाह्य त्वचा है, यहाँ पर कुछ आपके द्वार कोशिकाएं मौजूद होती है, गार्ड सेल्स मौजूद होती है। तो ये क्या है? आपकी गार्ड सेल्स है, द्वार कोशिकाएं हैं। ठीक है, इनके बीच में जो स्पेस है उसको अपन क्या कहते हैं? वायु कोश, एयर सैक कहा जाता है। और ये आपको दिख रहा है इस संरचना में छोटी छोटी सी संरचनाएं दिख रही है, ये ऐसी बिंदुवत संरचनाएं, इनको क्या कह दिया? आपके हरित लवक। हरित लवक होता है आपका क्लोरोप्लास्ट, जो कि एक कोशिका अंग है। क्या है ये? एक कोशिका अंग है। इसी क्लोरोप्लास्ट के पास क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करेगा। और दूसरी चीज क्या? पत्तियों और तने को हरा कलर देगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिखेगा कि फ्लोएम व जाइलम संवहन मंडल लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखो आपके जाइलम और फ्लोएम, ये जाइलम और फ्लोएम क्या करते हैं? ये आपके संवहन मंडल होते हैं। संवहन का मतलब होता है जो किसी चीज को कहीं पर लेकर जाए। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लोएम जो होता है ना, वो क्या करता है? आपके खाद्य पदार्थों का संवहन करता है। भाई पेड़ पौधे आपके खाना बना रहे हैं, वो सारे हिस्सों तक जाना चाहिए ना, तो फ्लोएम के द्वारा क्या होगा? खाद्य पदार्थों का संवहन होगा। जबकि आपका जो जाइलम होता है वो क्या करता है? जल का संवहन करता है। कैसे याद रखोगे? जैसे जाइलम जैसे जल, तो जाइलम ने क्या किया? जल का संवहन। फ्लोएम ने क्या किया? खाद्य पदार्थों का संवहन। अब जल का संवहन तो कैसे होगा? केवल ऊपर की दिशा में, क्योंकि जड़ें पानी सोख रही है तो ऊपर जाएगा शरीर के, पेड़ के शरीर के सारे भागों तक, यानी कि आपके ऊपरोमुखी। जबकि जो फ्लोएम है वो क्या करता है? ऊपरोमुखी अधोमुखी, दोनों में ही आपके क्या करेगा? इन खाद्य पदार्थों को पहुंचाने का काम करेगा। तो ये क्या हुए? आपके संवहन मंडल हुए। जैसे आप कहीं भी जाते हो तो आपको या तो गाड़ी की या बस की, किसी ना किसी चीज की जरूरत होती है, होती नहीं होती है? तो ये बस वही है।
ठीक है, देखो कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं, बिंदु कोशिकांग है, जिन्हें क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, इनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया ना, ये क्या है आपके बिंदुवत संरचना, क्लोरोप्लास्ट, जो कि क्या है, कोशिकांग। इनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल। क्या करेगा, हरा कलर देगा और आपके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करेगा। क्लियर, आई बात समझ में? चलिए अब यहाँ पर अपना अगला है रंध्र। रंध्रों को अपन क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहा जाता है। ये जो रंध्र है ना, वो पत्तियां है ना, उनकी सतह पर कुछ छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनको अपन कहते हैं रंध्र। अब ये रंध्र क्या होते हैं, खुलते और बंद होते रहते हैं। ठीक है, इनसे वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया भी होती है। ठीक है, देखो पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, रंध्र। अब इस डायग्राम में अपन को नजर आ रहा है कि ये रंध्र जो है वो बंद है, ये खुला हुआ है। ये रंध्र बंद है, ये खुला हुआ है। तो इनका कार्य क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान एक तो गैसों का आदान प्रदान करते हैं, दूसरा वाष्पोत्सर्जन के दौरान जल का बूंदों के रूप में अवशोषित करना। ये क्या होता है आपका, यहाँ पर ये क्या हो गया, रंध्र के बारे में। वाष्पोत्सर्जन के दौरान बहुत ज्यादा पानी का ह्रास नहीं हो, इसके लिए रंध्र बंद हो जाते हैं और खुलते रहते हैं। ठीक है, गैसेस एक्सचेंज का कार्य करेंगे और ये काम करेंगे। क्लियर, ये हुई रंध्रों की बात। आगे चलिए, अब बात करते हैं, ये तो हो गई स्वपोषी जीवों की बात मैम। अब बात करते हैं विषमपोषी जीवों की। विषमपोषी जीव आपके क्या होते हैं, जो अपने भोजन के लिए किसी और पर निर्भर है, वो आपके विषमपोषी जीव हो गए। इनको अपन 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। देखो, एक होता है मृतोपजीवी, एक होता है आपके परजीवी, और दूसरा एक तीसरा होता है आपका प्राणी समजीवी। तीनों में डिफरेंस क्या है, मैंने क्या कहा, एक होता है परजीवी, एक होता है मृतोपजीवी और एक होता है प्राणी संभोजी। इनका मतलब क्या है, देखो प्राणी सम में क्या होता है, जैसे कि हम क्या करें, खाना खाएं और खाना खाने के बाद अपने भोजन का क्या होता है, पाचन होता है। तो भोजन के अंतर ग्रहण के बाद पाचन की क्रिया, जैसे कि हम प्राणी संभोजी हो गए। अब देखो दूसरे आप कहते हैं मृतजीवी, नाम से ही डिफाइन हो रहा है, तो कैसे, देखो तुमने देखा है कि जैसे तुमने कोई ब्रेड पटक दी, तो उस पे 2-4 दिन अगर तुमने उसको ध्यान नहीं दिया तो उस पे फंगस सी लग जाती है, फफूंद सी लग जाती है ना। अचार है, उसको तेल में डुबो के नहीं रखा तो फफूंद लग जाती है। या फिर पेड़ की पत्तियां है, वो सड़ गल गई, गिर गई नीचे, तो उस पे कीड़े लग जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे बैक्टीरिया लग जाते हैं। तो जो कोई जीव किसी दूसरे जीव के मरे हुए शरीर से अपना भोजन प्राप्त करे, उसको अपन कहते हैं मृतजीवी जीव, और ऐसे पोषण को मृतजीवी पोषण कहा जाता है। भोजन के लिए मृतजीवी व सड़े गले पदार्थों पर निर्भर होते हैं, जैसे कि यीस्ट और फफूंद। ठीक है, तीसरा आपका होता है परजीवी। बढ़िया एग्जाम्पल क्या है इसका, आपके बालों की जू। अरे मैम ऐसे कैसे जू हो गई, देखो ये क्या करते हैं, अपना भोजन करेंगे तो दूसरे जीव से ही प्राप्त, लेकिन उसको बिना मारे। क्या जू आपको मार देती है क्या, नहीं, जू आपके शरीर के ऊपर रहकर आपसे अपना पोषण प्राप्त करती है। यानी कि कोई भी जीव किसी दूसरे दूसरे जीव के शरीर के या तो ऊपर या अंदर रहकर अपना पोषण प्राप्त करे, उनको अपन क्या कहते हैं, परजीवी जीव, और ऐसे पोषण को कहा जाता है परजीवी पोषण। अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर भोजन प्राप्त करते हैं, लेकिन उसको बिना मारे, मारेगा नहीं। ठीक है, जू मारती है क्या, नहीं, लीच हो गया। ठीक है, तो जू, लीच, अमरबेल, ये किसके उदाहरण हो गए, आपके परजीवी के। तो ये 3 प्रकार का आपका विषमपोषी पोषण होता है। ऑल क्लियर, उदाहरण इनके याद रखो तो आपको ज्यादा क्लियर रहेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं अमीबा में पोषण कैसे होता है। अमीबा में पोषण की बात जब अपन यहाँ पर करते हैं, तो देखो अमीबा क्या है अपना, अमीबा जो है ना बेचारा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा क्या है आपका, एक कोशिकीय जीव है। अभी तो मैंने तुमसे कहा कि हमारे जो शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है वो कोशिका है। इसका तो पूरा का पूरा शरीर ही एक कोशिका से बना है,
यानी कि इसका जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है। ये किसी भी शेप में हो सकता है। देखो इसमें शेप अलग है, इसमें अलग है, इसमें अलग है, अलग अलग है ना। तो इसका आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है। तो हम बचपन में उसे खेले, वो जेली सी आती है, उसको अपन दीवार पे फेंक दे तो वो कैसे भी फैल जाती है। ऐसे अपन इसको मान सकते हैं कि इसका भी आकार कोई निश्चित नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि पूरा शरीर एक ही कोशिका से बना है। अब आप कहोगे जब पूरा शरीर एक कोशिका से बना है तो मैम इसमें पाचन की क्रिया कैसे होगी? देखो, ये जो आपका अमीबा होता है ना, बड़ा ही चालाक है। जैसे कि ये पानी के अंदर है, ठीक है, टैप वाटर है आपका, मान लो नल वल का पानी है, नाले का पानी, वहां से आपने देखा तो आपको अमीबा दिख जाएगा। ऐसे नहीं दिखेगा नंगी आंखों से। कैसे दिखेगा आपको? माइक्रोस्कोप के नीचे जब आप उस पानी को रखेंगे, पानी की बूंद को, तो आपको दिखेगा, ठीक है। चलो देखो, अमीबा में पोषण कैसे होगा कि अमीबा क्या करेगा कि बड़ा ही ऐसे, इसमें ना कुछ ऐसी संरचना होती है जिसे अपन कहते हैं स्यूडोपोडिया। क्या कहा जाता है? स्यूडोपोडिया कहा जाता है। स्यूडोपोडिया का मतलब क्या है? स्यूडोपोडिया का मतलब होता है कि ये ना अपने कुछ ऐसे नकली पाद निकालता है, पैर, ठीक है। क्या करेगा? भोजन देखा इसने, अपनी नकली पाद निकाला और उस भोजन को क्या कर लेगा? ऐसे घेर लेगा। घेरा उस भोजन को, घेर के अपने शरीर के अंदर एनगल्फ कर जाएगा, निगल जाएगा उसको अंदर, और अंदर गया, उसका पाचन हो गया, ठीक है। अब जो अपशिष्ट पदार्थ है वो इसकी सतह पर आ जाते हैं, सतह के द्वारा बाहर उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। आई कि नहीं आई बात समझ में? तो देखो, अमीबा एक कोशिकीय प्राणी होता है, प्रोटोजोआ संघ का सदस्य है, अनिश्चित आकार होता है, नदियों, तालाबों, झीलों में उपस्थित होता है। इसमें पोषण कैसे होगा? तो भोजन को पादाप की सहायता से घेरता है। तो जो इसमें पादाप निकले हैं उनको अपन क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया कहा जाता है। स्यूडो का मतलब होता है आभासी, क्योंकि ओरिजिनल थोड़ी है इसके पास तो आभासी है ना, ठीक है। तो उनको अपन बोलते हैं स्यूडोपोडिया। तो पादाप की सहायता से घेरा, खाद्य रिक्तिका बनी इस तरीके से। देखो इस डायग्राम के अंदर ये खाना है इसका, ये सूडोपोडिया इसके निकले, इसको घेरा इस तरीके से कूट पादों के द्वारा, और क्या कर लिया? खाद्य रिक्तिका बन गई, ये वैक्यूल बन गया। भोजन अंदर गया, इसको डाइजेस्ट कर लिया, जो अपशिष्ट पदार्थ है वो इसकी सतह के द्वारा बाहर उत्सर्जित कर दिए जाएंगे। देखो खाद्य रिक्तिका बनी, जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थों में होगा, बचा हुआ अपच कोशिका की सतह की ओर गमन और अपच का शरीर से बाहर निष्कासन। इस तरीके से अमीबा में क्या होगा? आपका पोषण होगा। अगर अपन वही बात करें पैरामीशियम की, तो जो पैरामीशियम है ना वो भी आपका एक कोशिकीय प्राणी होता है, लेकिन इसका निश्चित आकार होता है। पैरामीशियम के अंदर क्या होगा? निश्चित आकार होगा, ठीक है। देखो यहां पर चप्पल के जैसी इसकी संरचना होती है, और जहां से ये अपना भोजन ग्रहण करता है उसको अपन कहते हैं ओरल ग्रूव, ठीक है। ये भोजन इसका अंदर जाएगा, इस तरीके से इसका अंदर पाचन की प्रक्रिया होगी। तो ये क्या हुआ? आपका पैरामीशियम के अंदर पोषण की बात हुई। ये भी आपका प्रोटोजोआ संघ से बिलोंग करता है, एक कोशिकीय जीव है, लेकिन जो पैरामीशियम है उसमें एक विशेष जगह पाई जाती है इस भोजन को निगलने के लिए, लेने के लिए। इसके पूरे शरीर पर ये जैसे बाल जैसी संरचना दिख रही है तुम्हें, इनको अपन क्या कहते हैं? सीलिया कहा जाता है। तो देखो एक कोशिकीय जीव है, निश्चित आकार होता है, पक्षमाप कोशिका की पूरी सतह को ढके रखते हैं, भोजन विशिष्ट स्थान से इसमें ग्रहण किया जाता है। किसके अंदर? पैरामीशियम के अंदर। ऑल क्लियर? तो यहां तक अपनी बात हुई किसकी? अमीबा में पोषण की, पोषण के प्रकार की, स्वपोषी पोषण की, इन सब की। अब किसकी बात करने वाले हैं? मेजरली जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो है मनुष्य में पोषण। तो यहाँ पर अपन बात करने वाले हैं अब मनुष्य में पोषण की, ठीक है। 5 स्टेप में कंप्लीट होगा ये कंप्लीट पोषण। कैसे? देखो खाना खाया तो उसको पचाना भी तो जरूरी है, तो यहाँ पे होगी पाचन की क्रिया। 5 स्टेप कौन कौन से होंगे? अंतर्ग्रहण, यानी कि आपने भोजन को अंदर ग्रहण किया, पहली स्टेप। दूसरा, अंदर जाने के बाद उसका क्या होगा? पूरा पाचन होगा, तो यानी कि पाचन हुआ।
पाचन होने के बाद यानी कि जटिल कार्बनिक अणु किस में बदलेंगे? आपके सरल कार्बनिक अणुओं में। पाचन की प्रक्रिया किसे कहा जाता है? जब जटिल कार्बनिक अणुओं को एंजाइमों की सहायता से, किसकी सहायता से? एंजाइमों की सहायता से आपके किस में बदला जाता है? सरल कार्बनिक अणुओं में। किसमें? सरल, क्योंकि हमारी जो बॉडी है ना वो सरल कार्बनिक अणुओं का उपापचय करती है, ठीक है। तो एंजाइमों की सहायता से सरल कार्बनिक अणुओं में बदला जाता है। अब ये बदल गए, अब क्या होगा? उसका अवशोषण करना भी तो जरूरी है। अवशोषण नहीं किया तो बह जाएगा ना कहीं बाहर जाके। तो भोजन पाचन के बाद तीसरी प्रक्रिया आती है अवशोषण की। फिर क्या होगा? जो अपना अवशोषण हुआ है, भोजन पचा है, उसका स्वांगीकरण होगा। और पांचवा स्टेप आपका क्या होगा? जो भी अपशिष्ट पदार्थ है वो शरीर से बाहर यानी कि बहिक्षेपण। इन 5 स्टेप के अंदर जो अपने पोषण की प्रक्रिया है मानवों में पोषण की, वो कंप्लीट होती है। अब देखो, ये जो अपना यहाँ पर डायग्राम दिखाया गया है वो किसका है? पूरे पाचन तंत्र का। हर एक सिस्टम का, इस वाले जो सिस्टम है उसके हर एक भाग का क्या काम होता है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ, ठीक है। देखो, अपना ये क्या है भाई? एक आदमी दे रखा है, उस आदमी के सारे आंतड़े फेफड़े सब दिखा रखे हैं इसमें। अपन को सिर्फ किस पे फोकस करना है? अपने पाचन तंत्र पे। पाचन तंत्र का मतलब क्या होगा? जो खाने को पचाएगा। तो ये स्टार्ट होता है आपके मुख से, ठीक है। मुंह के अंदर दांत होते हैं, आपके लार ग्रंथि होती है, ठीक है, जीभ होती है। फिर भोजन ग्रसिका से होता हुआ ग्रास नली, ग्रास नली से होता हुआ भोजन आपकी किस में आता है? इस ग्रास नली से होता हुआ भोजन जाएगा स्टमक के अंदर यानी कि आमाशय में। आमाशय से ये भोजन जाता है आपके ये पूरी छोटी आंत के अंदर। तो ये बहुत बड़ी होती है, नाम चाहे इसका छोटी आंत है लेकिन काम इसके उतने ही बड़े हैं। पूरे के पूरे भोजन का कंप्लीट पाचन, संपूर्ण पाचन छोटी आंत के अंदर ही होगा और अवशोषण भी यही होगा छोटी आंत के अंदर। फिर ये क्या है? आपके बड़ी आंत होती है जो कि क्या करती है? जल का अवशोषण करेगी। तो बड़ी आंत ने क्या किया? जल का अवशोषण किया। छोटी आंत ने भोजन का कंप्लीट पाचन और अवशोषण किया, ठीक है। आमाशय क्या करता है? आपका एक एसिड रिलीज करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि अपने भोजन को पचाने में मदद करता है, ठीक है। अब भोजन कैसे कैसे कहाँ कहाँ जाएगा इसके बारे में अपन यहाँ पर बात करेंगे। देखो, इसमें कुछ ग्रंथियां भी होती है जो अपने हार्मोन और रस देती है इस भोजन को पचाने के लिए। तो इसीलिए पूरा जो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है, उसको अपन 2 में डिवाइड करते हुए पढ़ते हैं। एक अपना आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा अपना पाचन ग्रंथियां। देखो, ये जो डायग्राम है ना वो अपनी एलिमेंट्री कैनाल का है। एलिमेंट्री कैनाल में क्या होगा कि आपके मुंह खाएगा, मुंह से भोजन कहा गया ग्रसिका, ग्रसिका से कहा गया ये ग्रास नली, फिर ग्रास नली से भोजन कहा जाएगा आपके इस आमाशय के अंदर। तो ये क्या है? आपका जे शेप का होता है आमाशय, ठीक है। यहाँ पर भोजन 3 से 4 घंटे रुकता है। इस आमाशय के द्वारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज किया जाता है, ठीक है। अब आप कहोगे कि मैम पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हो रहा है, फिर इसको बचाता कौन है? तो यहाँ पर आमाशय में ना म्यूकस लेयर वो क्या करेगी? इस एसिड से हमारे पेट की रक्षा करेगी, जलने नहीं देगी हमारे पेट को, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर क्या होगा? कुछ एंजाइम्स होंगे जो पाचन करेंगे, जैसे कि आपका रेनिन एंजाइम होगा जो दूध का पाचन करेगा, पैप्सिन एंजाइम होगा जो प्रोटीन का पाचन करेगा, ठीक है। यहाँ से भोजन कहाँ आया? फिर इस छोटी आंत के अंदर आएगा। तो ये पूरी आपको दिख रही है ऐसी, ये क्या है? आपके छोटी आंत, जिसे अपन क्षुद्रांत भी कहते हैं, ठीक है। छोटी आंत जो होती है ना वो भोजन का पूर्ण पाचन करती है और अवशोषण करती है। 6 से 7 मीटर लंबी होती है ये आपकी छोटी आंत। आप सोचो आपके पेट में 6 से 7 मीटर लंबी कुछ पड़ा हुआ है, वो क्या कर रही है? पूरे भोजन का पाचन करेगी, ठीक है। फिर भोजन पच गया, वो जो अपशिष्ट पदार्थ है वो किस में खिसकेगा? इधर इस बड़ी आंत के अंदर। ये क्या है? आपका बड़ी आंत। अब ये बड़ी आंत क्या करेगी? वृद्धआंत्र आपकी
जल का अवशोषण करेगी। किसका? जल का अवशोषण करेगी। जल का अवशोषण छोटी आंत के अंदर ही क्यों नहीं हुआ? तो ये जल का अवशोषण छोटी आंत के अंदर इसलिए नहीं होता क्योंकि अगर छोटी आंत के अंदर हो गया तो वो जो अपना अपशिष्ट पदार्थ है, जो खराब मटेरियल है शरीर से बाहर जाने वाला, वो आगे नहीं खिसक पाएगा। इसीलिए जल का अवशोषण कहाँ होगा? इस बड़ी आंत के अंदर होता है। जब अपन बात करते हैं पाचन ग्रंथियों की, तो इसमें आपको 3 ग्रंथियां याद रखनी है। कौन कौन सी? आपकी पहली तो है लार ग्रंथि, जो कि कहाँ होगी? आपके मुंह के अंदर मौजूद होगी। कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी। 3 यानी कि 3 जोड़ी ग्रंथि जो है आपकी लार ग्रंथि मुंह में मौजूद होती है। ये जो लार ग्रंथि है ना, ये क्या करती है? आपके कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगी। एक एंजाइम स्रावित करती है जिसका नाम होता है सलाइवरी एमाइलेज, जिसे अपन टाइलिन एंजाइम भी कहते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगी। अब ठीक है, दूसरी जो ग्रंथि याद रखनी है वो आपको कौन सी याद रखनी है? यकृत ग्रंथि। यकृत ग्रंथि क्या होती है? आपकी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है आपकी यकृत ग्रंथि। ये क्या करेगी? आपकी पित्त रस का स्रावण करती है। किसका? पित्त रस का स्रावण करती है। ठीक है, ये अपने भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। तीसरा जो ग्रंथि होती है जो आपको याद रखनी है वो है अग्नाशय ग्रंथि। ये जो अग्नाशय ग्रंथि होती है ना, ये क्या करती है? ये मिश्रित ग्रंथि है। हार्मोन भी स्रावित करेगी, अग्नाशयी रस भी स्रावित करेगी। अग्नाशयी रस देगी तो उसमें एंजाइम से वो भोजन का पाचन करेंगे। हार्मोन स्रावित करेगी तो इसलिए ये अंतःस्रावी भी हो जाती है। इंसुलिन हार्मोन स्रावित करती है जो कि रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर एक एक अंग के बारे में अपन पढ़ते चलेंगे। देखो, आहार नाल कैसे बनती है? मुख, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय में जाएगा, फिर छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में और फिर मलद्वार के द्वारा अपशिष्ट पदार्थ बाहर। पाचन ग्रंथियों में लार ग्रंथि 3 जोड़ी मुंह के अंदर, एक अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि और यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो कि पित्त रस बनाती है। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले बात करते हैं हमारे मुंह के अंदर क्या क्या है। आपकी जीभ है जो चलने के अलावा क्या करती है? स्वाद का पता लगाती है। ये चीज खट्टी है, चीज मीठी है, ये चीज तीखी है, तो जीभ क्या करेगी? स्वाद का पता लगाएगी। दूसरा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है दांतों के बारे में। तो टोटल दांत कितने होते हैं हमारे अंदर? देखो, हमें पता है 32 दांत होते हैं। स्थायी दांत जो बच्चे के दूध के दांत होते हैं, अपन नहीं कहते कि इसके तो दूध के दांत आ रहे हैं, भी टूटेंगे फिर आएंगे। तो जो बच्चे के दांत होते हैं, दूध के दांत, वो कितने होते हैं? 20 होते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि जो ये 32 दांत है वो कैसे याद रखे? मैडम याद ही नहीं होता, कौन कौन से होते हैं? सिंपल, एक फॉर्मूला बताऊंगी, उस फॉर्मूले से आपको ये सारे दांत याद रखने हैं। ठीक है, उस फॉर्मूले से ये सारे दांत याद रखने हैं। फॉर्मूला क्या है अपना? 21-23 बटा 21-23। आप कहोगे मैम ये क्या है? देखो, इनको जोड़ो, 2 1 2 3 को 8 हुए, 2 1 2 3 को जोड़ो 8 हुए, यानी कि टोटल 32 है। तो ये वाले 8, ये वाले 8, ठीक है, ये वाले 8, ये वाले 8, तो इधर के भी 8 सेम वही और इधर के भी 8 सेम वही। ठीक है, तो याद करने की झंझट ही नहीं, ऊपर के 8 और नीचे के 8 याद करें तो दूसरी साइड के अपने आप ही वैसे याद हो गए। खत्म बात। तो देखो, सबसे पहले जो एक इधर के 8 है, उधर वाले ये 8 जो है, इनमें से आप स्टार्टिंग के 2 दांत लो, यानी कि पहला और दूसरा। ठीक है, पहला दूसरा जो दांत होता है, पहला और ये दूसरा, ये कौन से है आपके? ये होते हैं कृंतनक। ठीक है, फिर इसके बाद एक दांत लो, इसके बाद सिर्फ एक दांत जो नुकीला सा नहीं होता एक, वो अपना होता है रदनक। ठीक है भाई, उसके बाद 2 दांत लो, तो ये 1 और 2 दांत हो गए, ये क्या है आपके? अग्रचवर्णक। ठीक है, और लास्ट के 3 दांत ले लो, 3 बचे ना, तो लास्ट के 3 दांत आपके क्या होते हैं? चवर्णक। इस तरीके से एक साइड के 8 कर लिए, नीचे के भी वैसे ही 8 कर लो, इधर के 8 वैसे ही और इधर के 8 ऐसे ही। ये जो कृंतनक होते हैं वो आपके क्या है? सामने वाले जो 2 दांत होते हैं, ये क्या करते हैं? सामने वाले जो आपके दांत है, ये आपके कुतरने का काम करेंगे। क्या करेंगे? जैसे चूहा कुतरता है ना, ऐसे कुतरने का काम करते हैं। कौन? आपके कृंतनक। रदनक दांत जो होता है, एक एक चारों
ठीक है, पहने पहने से, वो आपके क्या होते हैं रत्नक, ये होते हैं चीर फाड़ करने के काम में आते हैं। तो ये चीर फाड़ करने के काम में आएंगे, ये आपके चूहे की तरह कुतरने के काम में आएंगे। अग्र चवर्णक और चवर्णक जो होते हैं भोजन को चबाने का काम करते हैं, अपने ये जो पीछे वाले दांत है। आपको पता है अपन ऐसे कहते हैं ना कि अक्कल दाढ़ आ रही है उसके, तो अक्कल दाढ़ आ रही है। अक्कल दाढ़ का मतलब क्या होता है? अक्कल दाढ़ होती है कि जो अपनी मोलर है ना लास्ट में जो चवर्णक है, उसको लास्ट वाला चवर्णक को कहते हैं अपनी अक्कल दाढ़। ठीक है, तो देखो कितने कृंतक होंगे, कितने रत्नक होंगे, कितने अग्र चवर्णक होंगे और कितने चवर्णक होंगे। जब एक साइड के दो उधर के, दो इधर के मानो 4 और 4 ही नीचे के, तो 8 तो आपके क्या हो गए, कृंतनक हो गए। ठीक है, इसके बाद 1 1 2 यानी कि 1 2 और 2 इधर हो गए, यानी कि 4 आपके क्या हो गए, रदनक। ठीक है भाई मैम। तीसरा देखो 2 और 2 4 इधर क्या है आपके अग्र चवर्णक, तो 4 ही उधर हो जाएंगे। 8 क्या हो गए आपके अग्र चवर्णक हो गए, चबाने का काम करेंगे। और 6 इधर, 3 3 6 6 इधर, तो यानी कि 12 अपने क्या हो गए, मोलर यानी कि चवर्णक हो गए। क्या 32 हुए या नहीं हुए? 8 4 12 12 24 24 और 8 32, तो टोटल हो गए अपने 32 दांत। क्या इस फॉर्मूले से याद कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। एग्जाम के अंदर आ जाए इस फॉर्मूले से याद करके आप बिल्कुल बता सकते हो। ठीक है, किसका क्या काम होता है ये मैंने आपको बता दिया, किसका क्या फंक्शन है ये समझ में आ गया। किसने क्या काम किया, कृंतनक ने क्या काम किया, चवर्णक ने, अग्र चवर्णक ने क्या काम किया। क्लियर? ये तो हुई मुंह में की दांतों की बात। अब अपन आगे चलते हैं, अपनी क्या आती है ग्रसनी। एक होती है मुख ग्रसनी, नासा ग्रसनी और एक अधो ग्रसनी। मुख ग्रसनी होती है जो कि भोजन ग्रहण करेगी, जिससे भोजन निकला जाएगा। नासा ग्रसनी होती है जिससे सांस अंदर जाएगी। अब इन दोनों को, ये क्या है अपना फूड पाइप और ये क्या है विंड पाइप। तुमने देखा है जब आप निगलते हो तो उस टाइम आप सांस नहीं ले सकते, निगलते टाइम आप सांस नहीं ले सकते। एक नवजात शिशु कर सकता है ऐसा, लेकिन आप नहीं। क्यों? आपकी सांस नली और जो आपकी खाने वाली नली है, उन दोनों को जो अलग करती है, उधर एक ढक्कन होता है जिसे अपन क्या कहते हैं, अधोग्रसनी यानी कि एपिग्लॉटिस कहा जाता है, जो इन दोनों को अलग अलग करती है। एक ढक्कन होता है ऐसा, घाटी ढक्कन अपन इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? घाटी ढक्कन कहते हैं, जो इन दोनों को क्या करता है, अलग अलग करता है। क्योंकि अगर आप उसी टाइम सांस लोगे निगलोगे तो खाना आपकी सांस नली में फंस जाएगा। इसीलिए ये जो आपकी एपिग्लॉटिस होती है, घाटी ढक्कन होता है, वो इन दोनों को अलग अलग करता है। क्लियर? चलिए, अब भोजन कहा जाएगा ग्रास नली में। क्या याद रखना है, ये जो ग्रास नली होती है ना, ये भोजन को क्रमांकुंचन गति प्रदान करेगी। एक तो दूसरा, इसमें कुछ म्यूकस यानी कि श्लेष्मा मिक्स हो जाती है, जिससे ये थोड़ा सा लसलसा सा हो जाता है, खाना आगे खिसकने में उसको आसानी होती है। ये जो लंबी सी नली है ना आपके 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। ठीक है, यहाँ पर श्लेष्मा ग्रंथि भोजन को लसलसा बनाती है। भोजन को क्रमांकुंचन गति कौन देती है? आपकी ग्रास नली। ग्रास नली के शीर्ष पे ऊतकों का एक पल्ला होता है जिसे अपन घाटी ढक्कन एपिग्लॉटिस कहते हैं, जो कि आपकी श्वास नली और जो आपकी है फूड पाइप और विंड पाइप, इन दोनों को अलग अलग करती है। अब इस ग्रास नली से भोजन का आएगा इस जे शेप के स्टमक के अंदर आएगा, जिसे अपन कहते हैं आमाशय। क्या कहा जाता है? आमाशय कहा जाता है। तो अब भोजन आ गया कहां पर? आपके आमाशय में, जहां पर 3 से 4 घंटे आपका भोजन रुकता है। इस आमाशय के द्वारा आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज किया जाता है, जो भोजन को अम्लीय बना देगा, उस भोजन को पाचन में मदद करेगा। ठीक है, देखो इसमें श्लेष्मा भी मौजूद है, जो इसकी दीवारों की सुरक्षा करेगी इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा स्रावित किया जाता है, जिसे अपन कहते हैं ऑक्जेंटिक सेल्स। क्या ऑक्जेंटिक सेल्स जो है कहा जाता है। इसके 3 भाग होते हैं, जठराग्रम भाग, फंडिस और आपका निर्गमी भाग। ये क्या करेगा? बाया भाग जहां ग्रसिका आमाशय में प्रवेश करती है, तो आपकी जो ग्रास नली है वो आपके किससे कनेक्टेड है? आगे आमाशय से कनेक्टेड है। अब ये जो आपका आमाशय होगा वो आपका जो उसका पहला वाला भाग होगा, ये वाला जो कनेक्टेड है, इसको अपन बोलेंगे कार्डियक भाग या फिर जठराग्रम।
दूसरा देखिए, आपके जो बीच वाला भाग है उसको अपन ने कह दिया फंडिस भाग, और जो अंतिम भाग है जो कि आगे जाके अब किससे जुड़ेगा, आमाशय आपका खुलता है छोटी आंत में, तो यहाँ पर जो अंतिम भाग है उसको अपन कहेंगे निर्गमी भाग। दाहिना छोटा भाग छोटी आंत से जुड़ता है। अब ये जाके आगे किससे जुड़ता है, आपका छोटी आंत से। देखो अब इसमें क्या होगा, 3 से 4 घंटे भोजन रुकेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये रिलीज करता है। पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन का पाचन, इसमें एंजाइम है पेप्सिन, प्रोटीन का पाचन करेगा। रेनिन क्या करेगा, दूध का पाचन करेगा। और श्लेष्मा क्या करती है, आमाशय से जो आपका आमाशय में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हो रहा है उससे सुरक्षा करती है आमाशयों की। ठीक है, समझ में आई यहां तक बात। अब भोजन आएगा कहां पर, इस आमाशय से छोटी आंत के अंदर। छोटी आंत जो होती है वो आपके 6 से 7 मीटर लंबी है। कितनी, 6 से 7 मीटर लंबी। इसके भी 3 भाग है, अग्रहणी, अग्रशुद्रांत और शुद्रांत। ग्रहणी का मतलब क्या है, जो आमाशय से भोजन को ग्रहण करेगी। अग्रशुद्रांत का मतलब क्या है, शुद्रांत का मतलब क्या है कि इसका बीच वाला भाग और अंतिम भाग जो कि पाचन और अवशोषण का काम करेंगे। अब होगा क्या कि भाई अपने भोजन का संपूर्ण पाचन होगा। क्या, भोजन का जो संपूर्ण पाचन होगा वो कहाँ होगा, इस छोटी आंत के अंदर ही होगा, और अवशोषण भी यही होगा। तो ये जो है आपकी छोटी आंत, ये जो आपकी यकृत ग्रंथि है और अग्नाशय ग्रंथि है उनसे हार्मोन और रस ग्रहण करेगी ना, तभी तो बचा पाएगी भोजन को, नहीं तो पचेगा ही नहीं भोजन, इसको रस नहीं मिलेगा, हार्मोन्स नहीं मिलेंगे तो। ठीक है, देखो यहाँ पर पाचन ग्रंथि। अब बात करते हैं पाचन ग्रंथियों की, लार ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि और यकृत ग्रंथि। लार ग्रंथि आपकी 3 जोड़ी होती है, इनके पास कौन सा एंजाइम, अमाइलेज एंजाइम जो कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। दूसरी आपकी अग्नाशय ग्रंथि, ये आपके क्या करती है, इंसुलिन हार्मोन स्रावित करती है और साथ के साथ अग्नाशयी रस भी स्रावित करती है। ठीक है भाई, क्या स्रावित करती है, अग्नाशयी रस। फिर देखो यकृत क्या है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो कि किसका स्रावण करती है, पित्त रस का स्रावण करती है, जो भोजन को क्षारीय बनाता है। स्रावित यकृत के द्वारा किया जाएगा, और ये जो इकट्ठा रहता है, एकत्रित रहता है, वो कहाँ रहता है, आपके जो है गॉल ब्लेडर के अंदर, यानी कि पित्ताशय के अंदर इकट्ठा रहेगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पर ये बात हुई किसकी, ग्रंथियों की। तो देखो यहाँ पर ग्रंथियों के बारे में, लार ग्रंथि 3 जोड़ी होती है, इनके पास जो है क्या होता है, एमाइलेज एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट का 30% पाचन करता है। ठीक है, देखो सलाइवरी एमाइलेज होता है किसमें, आपके लार के अंदर। आमाशय में ऑक्जेंटिक कोशिकाएं होती है जो कि क्या करती है, एचसीएल का स्रावण। पेप्सिन आमाशय के अंदर प्रोटीन का पाचन करेगा, रेनिन दूध का पाचन करेगा। आमाशय में जठर रस मिला हुआ भोजन काइम कहलाता है। तो आपके जो आमाशय जिसमें आपके HCl मिल गया वो आपका काइम कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अग्नाशयी ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि है, अंतःस्रावी भी और बहिःस्रावी भी। अंतःस्रावी क्यों, क्योंकि आपके हार्मोन स्रावित करेगी। बहिःस्रावी क्यों, अग्नाशयी रस स्रावित करेगी जो पाचन में मदद करेंगे। देखो ऐसे पत्ती के समान इसकी संरचना होती है। अंतःस्रावी क्योंकि इंसुलिन हार्मोन स्रावित करती है जो कि क्या करता है, रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। अब देखो अगर मान लो कि शर्करा की मात्रा को नियंत्रित कर रहा है, फिर क्या होगा, अगर इसकी कमी हो गई तो देखो अगर इसकी कमी हो जाती है तो ग्लूकोज तो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। ग्लूकोज क्या है, शर्करा, यानी कि मीठापन बढ़ गया बॉडी के अंदर। तो इसकी कमी से आपका क्या होता है, मधुमेह रोग यानी कि डायबिटीज हो जाती है ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से। और आपके अग्नाशयी रस स्रावित करती है, इसीलिए ये आपके बहिःस्रावी ग्रंथि होती है। ठीक है, चलो देखो प्रोटीन का पाचन आपके किस में होता है, पेप्टाइड में। किसकी उपस्थिति में, ट्रिप्सिन की उपस्थिति में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन माल्टोज में होता है, एमाइलेज की उपस्थिति में। और वसा का पाचन, वसा के जटिल कण जो है वो आपके वसीय अम्लों में परिवर्तित होते हैं। ठीक है, देखो आपके जो
कार्बोहाइड्रेट होता है, जब पूरा पाचन होता है ना, तो देखो कार्बोहाइड्रेट किस में परिवर्तित होता है, सरल अणु क्या है, ग्लूकोज। जो आपके वसा है ना, वो किस में परिवर्तित होता है, वसीय अम्ल में। और अगर अपन बात करें यहाँ पर प्रोटीन की, तो जो प्रोटीन है वो आपके किस में, अमीनो अम्लों में चेंज होता है। क्लियर हुई बात, रिवीजन हो रहा है ना, बढ़िया, ठीक है। चलो देखो, आत्रीय रस, यहाँ पे कुछ नहीं करना, जो आपका यहाँ पर सब्सटेंस है यानी कि अभिकारक है, उसी के लिए आपको सेम उसी से बना देना एंजाइम। माल्टोज का माल्टेज करेगा ग्लूकोज में, लैक्टोज की उपस्थिति में ग्लूकोज में परिवर्तित, सुक्रोज सुक्रेज की उपस्थिति में ग्लूकोज में परिवर्तित, और आपके वसा लाइपेज की उपस्थिति में वसीय अम्लों में परिवर्तित। क्लियर। आगे देखिए, कौन सी ग्रंथि तीसरी हुई आपकी, यकृत ग्रंथि। यकृत ग्रंथि क्या करती है, आपके शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो ये दिख रही है आपको, ये ऐसी पूरी टोपी सी, ये क्या है आपकी यकृत ग्रंथि, और ये क्या है आपका पित्ताशय, जहां पर पित्त रस एकत्रित होगा। स्रावित कौन करेगी, यकृत ग्रंथि स्रावित करेगी, जो कि भोजन को क्षारीय बनाएगा। सबसे बड़ी ग्रंथि, पित्त का निर्माण पित्ताशय में संग्रहित अम्लीय भोजन आपके क्षारीय भोजन में परिवर्तित पित्त रस की वजह से। तो अब इन सब से रस मिल गया और ये सब मिल गया, तो छोटी आंत क्या करेगी, उस भोजन को पचा देगी। छोटी आंत और बड़ी आंत में कुछ अंगुली के समान संरचना पाई जाती है, उंगली के समान संरचना, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, विलाई या विली कहा जाता है। ये क्या करते हैं, सिर्फ फिंगर की जैसी समान संरचना होती है, तो वो जो भोजन पचा है ना, उसको अवशोषित करने का काम कर लेगा। छोटी आंत में भी होगा और बड़ी आंत में भी होगा। अब भोजन का पूरा अवशोषण कहाँ हो गया, छोटी आंत के अंदर। फिर आपके आती है बड़ी आंत। बड़ी आंत क्या करती है, जल का अवशोषण करती है। ये इसमें आपके उंगली जैसे समान संरचना दिखाई गई है, ये आपकी क्या होती है, विली या विलाय। ये जल का अवशोषण कर लेगी, कहां पर, आपके बड़ी आंत के अंदर, और फिर अपशिष्ट पदार्थ जो है इस रेक्टम से होता हुआ गुहा से बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अपना हुआ पाचन कंप्लीट। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे श्वसन की। श्वसन का मतलब क्या है, इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि ऑक्सीजन अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना। श्वसन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन अंदर लेने और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने के साथ साथ ऊर्जा का निर्माण करना। तो जब आपके रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन अंदर जाती है तो वो खाद्य पदार्थ के साथ मिक्स होती है और ऊर्जा का निर्माण करती है। इसे अपन क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। ऊर्जा के लिए कोशिकाएं पोषण तत्वों का O2 द्वारा ऑक्सीकरण करती है। अब ये प्रक्रिया कहाँ संपन्न होगी, तो देखो सांस लेने और सांस छोड़ने की जो प्रक्रिया है वो तो हमारे लंग्स के थ्रू, हमारे जो फेफड़े होते हैं उनके थ्रू पूरी होती है। लेकिन अगर अपन बात करें कि ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो जो ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया होती है वो होती है अपने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहाँ होगी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए देखिए, श्वसन की क्रिया जो है वो एक जटिल जैव प्रक्रिया होती है। पचित भोजन का ऑक्सीकरण, जो अपना पचित भोजन है यानी कि ग्लूकोज बन गया, उसका ऑक्सीकरण होगा, उसको अपन कहेंगे श्वसन क्रिया। इसमें ग्लूकोज में जब ऑक्सीजन मिक्स होती है तो ऊर्जा का निर्माण होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। ऊर्जा का निर्माण कहाँ होगा, आपके माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न। इसको अपन क्या कहते हैं, श्वसन क्रिया कहते हैं। अब देखो ये श्वसन क्रिया के लिए क्या जरूरी होता है, तो मैंने आपको एक चीज यहां बताती हूं, इसके लिए जरूरी होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है बच्चे, आपका हीमोग्लोबिन जो है ना वो एक श्वसन वर्णक है। क्या है, श्वसन वर्णक। हीमोग्लोबिन ना वन वुमेन मैन है कि मैं तो सिर्फ ऑक्सीजन को लिफ्ट दूंगा। आपने कभी सोचा है कि आपके आसपास इतनी सारी गैसेस होती है फिर भी ऑक्सीजन गैस ही अंदर जाती है, क्यों? आपके रक्त में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, जो कि क्या करता है, इस ऑक्सीजन को लिफ्ट देगा और शरीर के भागों तक पहुंचाएगा। अब जो ग्लूकोज है उसमें ऑक्सीजन मिक्स होगी और ऑक्सीजन मिक्स होकर आपके किसका निर्माण करेगी, ऊर्जा का। ये जो ऊर्जा का निर्माण होगा वो आपके कहां पर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जो कि आपका कोशिका का शक्ति गृह। तभी तो यहाँ पर ये जो ऊर्जा है ना वो एटीपी की फॉर्म में संचित रहती है।
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित रहती है, इसीलिए अपन इसको क्या कहते हैं, कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोशिका का शक्ति गृह, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। आई के नहीं आई बात यहां पर समझ में। अब ये जो आपका श्वसन है उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन ग्रहण हुई, CO2 बाहर गई, फेफड़ों में संपन्न होगी, श्वास लेने में रक्त में ऑक्सीजन मिलेगी और CO2 बाहर निकलेगी। ऊर्जा का निर्माण नहीं होगा, केवल श्वास लेने वाली प्रक्रिया में कोई ऊर्जा नहीं आ रही है, ऑक्सीजन अंदर जा रही है, ऑक्सीजन जो है आपके अंदर चली गई और CO2 बाहर आ गई। ठीक है, ये होगा आपका सांस लेना, सांस छोड़ना। बात करते हैं ऊर्जा निर्माण की, तो ऊर्जा निर्माण में क्या होगा, जब अपने सांस अंदर गई, हीमोग्लोबिन क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को लेकर जाएगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपने क्या, ग्लूकोज, पहले ग्लूकोज जो है कोशिका द्रव्य के अंदर ही पायरुवेट में बदलेगा, फिर ये पायरुवेट से आपके जो है क्या बनेगी, ऊर्जा बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और जल का निर्माण होगा वायवीय श्वसन में। देखो इसको यहाँ पर इस तरीके से समझते हैं, ये वाली चीज अपन को समझनी है। ये डायग्राम आपकी बुक के अंदर भी दिया है, इसको मैं बहुत आराम से यहाँ पर आपको समझाती हूँ। देखो श्वसन जो है वो आपका दो प्रकार का, एक वायवीय श्वसन और एक अवायवीय श्वसन। दोनों में अंतर क्या, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, जबकि अवायवीय श्वसन जो है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। क्लियर? तो देखो वायवीय श्वसन में आपके क्या होता है, वायवीय श्वसन के अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, अपने भोजन का जो पाचन हुआ फिर क्या बना, ग्लूकोज। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, ग्लूकोज, फॉर्मूला क्या, C6H12O6। ठीक है, ग्लूकोज पहले कोशिका द्रव्य में, कहां पर, ये चीज मेजरली याद रखनी है, कोशिका द्रव्य में पहले कन्वर्ट होगा किस में, पायरुवेट के अंदर। ठीक है, पायरुवेट के अंदर बदल गया। अब क्या होगा, पायरुवेट जो है उसके अंदर 3 कार्बन अणु है। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये आगे की जो प्रक्रिया होगी वो होगी माइटोकॉन्ड्रिया में, किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, कोशिका के शक्ति गृह में। क्या होगा, पायरुवेट से फिर अपने यहां पर बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा और आपके जल। तो ये प्रक्रिया होती है आपके वायवीय श्वसन में। जबकि अगर अपन बात करते हैं किसकी, अवायवीय श्वसन की, ये तो हमारे अंदर हो गया। अवायवीय श्वसन जैसे कि आपके ईस्ट के अंदर होगा। अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, किसमें, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। क्या होगा, ग्लूकोज है वही पहले किस में बदलेगा, पायरुवेट में, कोशिका द्रव्य में ही पायरुवेट के अंदर बदलेगा, और आपके यहां पर पायरुवेट से ये वही किसके अंदर, ईस्ट के अंदर क्या होगा कि ये पायरुवेट से किस में बदलेगा, आपके इथेनॉल बनाता है। जो प्रोडक्ट बनाएगा वो क्या है आपका, इथेनॉल, C2H5OH का निर्माण करेगा और यहाँ पे साथ के साथ आपके कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा का निर्माण होगा। जो अवायवीय श्वसन होता है ना, उसमें उत्पाद क्या है आपका, इथेनॉल है। क्या है, एथेनॉल उत्पाद होता है। आपके ऊर्जा कम बनती है अवायवीय श्वसन में, जबकि वायवीय श्वसन में ऊर्जा ज्यादा बनती है। देखिए यहाँ पर आपके क्या हो रहा है, ग्लूकोज है कोशिका द्रव्य में पहले पायरुवेट में बदला, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति यानी कि अवायवीय श्वसन में क्या हुआ, ईस्ट के अंदर इथेनॉल बना, C2H5OH इथेनॉल बना, कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा बनी, कितने, 2 कार्बन अणु वाली। यहां पर देखो ऑक्सीजन की उपस्थिति, ये क्या हुआ, वायवीय श्वसन, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनी, इसमें ऊर्जा ज्यादा बनेगी। जहां पर ऑक्सीजन का अभाव होता है वहां पर, जैसे कि हमारी पेशियों में, तो वहां पर जो बनेगा वो आपके क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है। आई के नहीं आई बात समझ में, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में उत्पाद का क्या अंतर है, ये समझ में आ गया, क्लियर है, कैसे कैसे होगा, कहां कहां पर होगा, ये क्लियर है। एग्जाम के अंदर आपका इसका क्वेश्चन आ सकता है। देखिए आगे, अब बात करते हैं हमारे अंदर श्वसन की, यानी कि मानव श्वसन तंत्र की। इसको 3 भागों में विभाजित किया है, ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और श्वसन मांसपेशियां।
ऊपरी श्वसन तंत्र में अपनी नासिका है और ग्रसनी है और अपने स्वर यंत्र है जो कि अपना लैरिंक्स होता है जिससे अपनी आवाज आती है। निचले श्वसन तंत्र में आपकी श्वास नली है। देखो श्वास नली जो है वो सी आकार के छल्लों से बनी रहती है जिसे अपन क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहा जाता है। आप देखो ये आपके नासा द्वार है। नासा द्वार में क्या होता है, आपके कुछ रोम मौजूद होते हैं, हेयर प्रेजेंट होते हैं ना, बाल। ये क्या करते हैं, बाल और म्यूकस यानी कि श्लेष्मा, ये क्या करेगी, जब आपने सांस अंदर खींची तो धूल के कण अंदर जा रहे हैं, तो ये एक तरीके से फिल्टर का काम करेंगे, उन धूल के कणों को अंदर नहीं जाने देते। ठीक है, तो ये बाल और श्लेष्मा क्या करेंगे, उस जो धूल के कण है उनको यहीं पर रोक लेंगे। अब आपके जो है सांस अंदर गई, इस कंठ से होती हुई कहां पर जाएगी, आपके श्वास नली में जाएगी। फिर श्वास नली जो है वो श्वसनियों में डिवाइड हो जाएगी, श्वसनी आगे जाके श्वसनिकाओं में डिवाइड हो जाएगी और श्वसनिकाएं आगे जाके खुलती है कूपिकाओं में। इन कूपिकाओं के माध्यम से, इन कूपिकाओं में क्या होता है, छोटी छोटी रक्त वाहिनियां होती है जो कि क्या करती है, ऑक्सीजन आई तो ये कूपिकाएं फूल जाती है, ज्यादा क्षेत्रफल जो है प्रदान करती है। ठीक है, आपके किसके लिए, गैस के एक्सचेंज के लिए ये ज्यादा क्षेत्रफल प्रदान करती है कूपिकाएं फूल के। जब आप सांस अंदर लेते हो तो आपका सीना जो है थोड़ा सा ऊपर उठता है। ठीक है, जो अपनी वक्ष है वो थोड़ी सी ऊपर उठती है, जो कूपिकाएं है वो फूल जाती हैं और फिर सांस छोड़ते हो तो वो वापस उसी उसमें आ जाती है। तो देखो निचला श्वसन तंत्र, श्वास नली, श्वसनी और आपके फेफड़े और आपके श्वसन मांसपेशियां, आपके डायफ्राम। डायफ्राम जो है वो लंग्स के यहाँ नीचे होता है। लंग्स जैसे आपका ये लंग्स है, लंग्स के नीचे होता है। उसमें क्या होगा कि आपकी ये जो डायफ्राम है ना वो फैलेगा और सिकुड़ेगा। जब वो फैलेगा तो क्या होगा, आपके लंग्स जो है वो आपके जैसे ही डायफ्राम फैला फिर आपके लंग्स जो है वो ऊपर की साइड, अब जैसे शिथिल हुआ, सिकुड़ गया, वापस अपनी नॉर्मल शेप में आ गया, तो लंग्स भी अपनी नॉर्मल शेप में आ जाते हैं, यानी कि अपन रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या हुआ कि आपके इस नासा द्वार से होती हुई ऑक्सीजन अंदर गई और आपके ये क्या है, श्वास नली जो कि आपके सी आकार के छल्लों से बनी रहती है, उपास्थि वलय जिन्हें अपन क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहा जाता है। ये आगे जाके डिवाइड होती है श्वसनी में और श्वसनी आगे जाके डिवाइड होती है श्वसनिकाओं में। क्लियर, ये आपका क्या है, श्वसन तंत्र है। ठीक है, कैसे ऊर्जा का निर्माण हुआ वो अपन पढ़ चुके हैं कि आपके कैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन मिक्स होगी और ऊर्जा का निर्माण होगा। नासिका क्या है अपना, यहाँ पर नासिका गुहा और आपका जो नासिका गुहा यानी कि नासा द्वार से ऑक्सीजन अंदर गई। कई बार क्या होता है अपन नाक बंद कर देते तो मुंह से भी तो सांस ले लेते ना, तो मुंह अपना क्या हो गया, द्वितीय श्वसन अंग हो गया। ठीक है, आपके मुंह क्या हो गया, द्वितीय श्वसन अंग, क्योंकि जब नाक बंद है तो मुंह से सांस लेंगे। फिर आपके ग्रसनी, स्वर यंत्र, लैरिंग से होती हुई ये सांस अंदर जाती है। फिर इस डायग्राम में देखो ये पूरी श्वास नली है, ये आपकी श्वसनी है जो कि फेफड़ों के अंदर खुलेगी और फिर इन श्वसनियों से ये क्या निकलती है, श्वसनिकाएं निकलती है और इनका जो आगे का इस तरीके से होता है, इनको अपन क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई कहा जाता है आपके। ठीक है, देखो श्वास नली सी आकार के छल्ले, श्वसनिका, कूपिका, ब्रोंकियाई, ब्रोंक्यूल्स में खुलते हैं। ये सब किसके अंदर होते हैं, फेफड़े के अंदर। ठीक है, अब ये जो आपकी ये कूपिकाएं होती है गुब्बारे के समान संरचना है, इनमें ऑक्सीजन अंदर गई तो ज्यादा क्षेत्रफल इन्होंने प्रदान कर दिया, क्योंकि सांस अंदर लेंगे, सांस अंदर ली, वक्ष गुहा थोड़ी सी ऊपर आई, कूपिकाओं में ऑक्सीजन भर गई, इसमें छोटी छोटी क्या होती है, रक्त वाहिनियां होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ऑक्सीजन अंदर जाएगी। अब क्या होगा, ऑक्सीजन तो अंदर चली गई, उस खाने के साथ मिक्स हो गई, ऊर्जा का निर्माण कर ली। कार्बन डाई जो ऑक्साइड बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या करती है, प्लाज्मा में मिक्स हो जाती है और प्लाज्मा के थ्रू ये जो है आती है और बाहर निकल ली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो ऊर्जा बनी वो एटीपी की फॉर्म में संचित रहती है, तभी तो अपन उस माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को एटीपी के बंडलों के रूप में संचित रहती है। एटीपी का मतलब क्या है, यहाँ पे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर, चलिए
अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए एटीपी ऊर्जा मुद्रा है। श्वसन प्रक्रम में मोचित ऊर्जा का उपयोग एडीपी तथा अकार्बनिक फॉस्फेट से एटीपी अणु बनाने में किया जाता है। यानी कि आपका एडीपी एडिनोसिन डाई, डाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब होता है 3, तो यहाँ पर एडीपी प्लस फॉस्फेट, तो आपके क्या बन गया, एटीपी एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट का निर्माण होता है। ये बात हुई अपने पूरे श्वसन की। क्लियर? तो देखो वहन में क्या होता है, आपके पूरे शरीर में क्या बह रहा है, आपके पूरे शरीर में रक्त ही तो बह रहा है। अब ये रक्त के थ्रू ही, इस ब्लड के थ्रू ही क्या हो रहा है, जितने भी आपके अपशिष्ट पदार्थ है वो अपनी लोकेशन तक जा रहे हैं, जितने भी आपके खाद्य पदार्थ है वो अपनी जगह तक जा पा रहे हैं, आपके शरीर का ताप का नियमन हो पा रहा है। यानी कि रक्त ही तो एक ऐसा जो ऊतक है या तरल संयोजी पदार्थ है जो कि हमारे इन अंगों को जोड़ रहा है। तो जो रक्त हुआ वो अपना क्या हुआ, तरल संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, रक्त क्या है, अपना तरल संयोजी ऊतक है जो कि क्या करेगा, बहुत सारे काम करता है। ठीक है, ये जो रक्त होता है ना, इसकी पीएच होती है 7.4। मैंने आपको पीएच के बारे में बताया होगा कि आपके जो पीएच स्केल होता है उसमें 0, 7 और 14 ऐसे होता है। 0 से 7 के बीच में जो पीएच होती है ना, उसको अपन कहते हैं अम्लीय। वो कैसा होता है, एसिडिक। अगर 7 पीएच होती है तो वो होता है उदासीन, और अगर पीएच 7 से 14 के बीच में होती है तो वो होता है क्षारीय। अब 7 से बस थोड़ी सी ज्यादा है, 7.4 ही है, तो ये कैसा होता है, हल्की क्षारीय प्रकृति का होता है। बहुत ज्यादा क्षारीय नहीं होगा, हल्की क्षारीय प्रकृति का होगा। ठीक है, रक्त का निर्माण कहां पर होगा, तो हम जो वयस्क है उनमें तो होगा अस्थि मज्जा के अंदर, लेकिन भ्रूण अवस्था में किसके अंदर होता है, तो ये होता है प्लीहा में। एक सामान्य व्यक्ति में 5 लीटर रक्त जो है वो पाया जाता है। अब रक्त के अंदर कौन कौन से पदार्थ होते हैं, इसका क्या क्या काम होता है, इसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। देखो, जो आपका रक्त है ना, किन किन 2 चीजों से मिलकर बना है, बताओ फटाफट। 2 चीजें होती है आपके, प्लाज्मा और एक आपके होती है रक्त कणिकाएं। यही होती है भाई, प्लाज्मा रक्त कणिकाएं होती है, नहीं होती है। प्लाज्मा जो होता है ना, वो आपके रक्त का कितना भाग बनाता है, 55% भाग। बाकी का 45% किसने बनाया, रक्त कणिकाओं ने बनाया। ठीक है, इसमें प्लाज्मा में 92% के लगभग जल होता है, बाकी इसमें 92% के लगभग क्या होता है, जल। बाकी का जो 8% है उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सारी चीजें होती है, कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ये जो रक्त कणिका है ना, ये इंपॉर्टेंट तौर पे आपको यहाँ पे याद करनी है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 चीजें हैं, क्या क्या, आपके आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, और आपके प्लेटलेट्स यानी कि बिंबाणु होते हैं। इन तीनों का क्या काम होता है, देखो, आरबीसी का मतलब है लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स, इनको अपन कहते हैं लाल रक्त कणिकाएं। डब्ल्यूबीसी का मतलब क्या होता है, आपके व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी कि सफेद रक्त कणिकाएं। क्या होता है, सफेद रक्त कणिकाएं। ठीक है, और बिंबाणु आपके प्लेटलेट्स। इन तीनों का क्या क्या काम होगा, देखो, ये जो आरबीसी होती है ना, इनका जीवन काल होता है 120 दिन का। 120 दिन में नई बननी चालू हो जाती है, ठीक है, मर के। ये जो आरबीसी होती है ना, वो गैसियस एक्सचेंज का काम करती है, गैसों के विनिमय का काम करती है। क्यों? तो याद करो कि श्वसन में क्या होता है, आपका एक वर्णक होता है, श्वसन वर्णक आपका, जिसका नाम क्या है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन है किसके पास, इन लाल रक्त कणिकाओं के पास ही है हीमोग्लोबिन, जो कि क्या करता है, ऑक्सीजन को बिठा के लेके जाता है ना सब जगह। तो यहाँ पर आपके गैसों का आदान प्रदान आरबीसी के द्वारा होता है। इनका जो शेप होता है, आकार, वो कैसा होता है, आपके उभयावतल आकार की होती है, कौन, आरबीसी। दूसरा आपका होता है डब्ल्यूबीसी, बॉडी की सोल्जर है। हमारे सैनिक क्या करते हैं, बॉर्डर पे खड़े रह के हमारी सुरक्षा करते हैं ना, कि कोई भी देश हम पे हमला नहीं कर दे। सेम ये डब्ल्यूबीसी भी हमारे शरीर में इस तरीके से बनी रहती है कि बाहर से कोई आ तो जाए, उसके आते ही उसको मार देंगे।
तो ये क्या करती है, हमारे शरीर की अर्धसैनिक कहलाती है, क्योंकि बाहर से आने वाली चीजों से हमारी सुरक्षा करती है, इसीलिए ये अपन को प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है आपके WBC। और तीसरी आपकी होती है बिंबाणु, जो कि क्या करती है, रक्त का थक्का जमाती है। क्या, रक्त का थक्का जमाने का कार्य कौन करती है, आपके बिंबाणु यानी कि प्लेटलेट्स। इन चीजों से मिलके आपके क्या है, रक्त बना हुआ है। अब रक्त का काम क्या होगा, पहली चीज खाद्य पदार्थ है उनको शरीर के सारे भागों तक पहुंचाना। दूसरी चीज जो ऑक्सीजन है उसका भी ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि उसका भी परिवहन करेगा। तीसरी चीज जो भी अपशिष्ट पदार्थ है, उत्सर्जी पदार्थ है, उनको उनकी लोकेशन तक पहुंचाएगा। चौथी चीज शरीर के ताप का नियमन भी करेगा। यानी कि इस रक्त के बहुत सारे कार्य होते हैं। देखो भाई इधर, रक्त इन चीजों से मिलकर बना है। 55% प्लाज्मा आपके रक्त कणिकाएं, रक्त कणिकाओं में 3 RBC, WBC और बिंबाणु। तीनों के बारे में अपन ने यहाँ पे लिखा हुआ है। RBC रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं, 120 दिन जीवन काल, हीमोग्लोबिन होता है इनके पास। WBC प्रतिरक्षा प्रदान करेगी और आपके अर्धसैनिक कहलाती है। प्लेटलेट्स आपके जो होती है रक्त का थक्का जमाती है। ये इन तीनों के काम होते हैं। क्लियर हुई यहाँ पर बात। अब चलिए यहाँ पर जो अपना रक्त है उसका काम क्या है, तो देखो O2 CO2 का विनिमय कर दिया, पोषक तत्वों का परिवहन कर दिया, शरीर का pH नियंत्रित कर दिया, ताप नियंत्रित कर दिया, प्रतिरक्षण के कार्यों का संपादन कर दिया, हार्मोनों का आवश्यकता अनुसार परिवहन, यानी कि जितनी भी चीजें पूरे शरीर को चाहिए उनको पहुंचाने के लिए। ये कहते हैं अरे अपना भाई है ना, अपने शरीर को क्या कहता है, आज भाई है ना, आज भाई गड्डी चलाएगा, तुम्हारी गाड़ी तुम्हारा भाई चलाएगा, वो वाली बात है। ठीक है, ये सारे काम कर दिया आपके ब्लड ने। अब इस ब्लड को पंप करने का काम किसने किया, कोई ना कोई तो होता है ना हमारे पीछे जो हमें मोटिवेट करता है, हमें सपोर्ट करता है कुछ काम करने के लिए। इसके यहाँ पर कौन होगा, आपके हार्ट, आपका हृदय, जो कि मुट्ठी के आकार का होता है। दोनों जो फेफड़े होते हैं ना उनके बीच में स्थित होता है। अपन कहते हैं ना बिल्कुल लेफ्ट में है, आपके बाई ओर जो है आपका हृदय है। नहीं, आपका जो हृदय होता है वो थोड़ा सा बीच में होता है, दोनों हृदय बस थोड़ा सा ये है कि हाँ बाई ओर रहता है, लेकिन हल्का सा बीच में होता है आपका। ठीक है, तो जो आपका हृदय होता है मुट्ठी के आकार का, दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। इसको अपन क्या कहते हैं, पंपिंग स्टेशन कहा जाता है, क्योंकि जो आपके रक्त है उसको पंप करने का काम कौन कर रहा है, आपका ये हृदय ही तो करता है। ये नहीं होगा तो कैसे अपना रक्त पंप होगा। अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कैसे आपका हृदय जो है वो क्या करेगा, इस रक्त को प्रवाहित करेगा। देखो इसका डायग्राम एग्जाम के अंदर ऐसे बना के आने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसका डायग्राम हमको पता है कि हमारे हृदय के अंदर कितने चैम्बर होते हैं, 4 कोष्ठकीय होता है हमारा हृदय। होता ही नहीं होता है, ऐसे 4 कोष्ठक मैंने अपने हृदय के बना लिए। ठीक है, सबके पास एक ही दिल है ना। चलिए देखिए, 4 कोष्ठक में जो 2 होते हैं वो आपके आलिंद होते हैं, दायां आलिंद और बायां आलिंद। 2 जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, निलय होते हैं, दायां निलय और बायां निलय। क्लियर, कैसे करोगे, देखो जैसे मैं खड़ी हूं, मेरा एक कौन सा हाथ है, उल्टा हाथ, ये कौन सा हाथ है, सीधा हाथ। उल्टे हाथ का उल्टे हाथ पे लिख दो, सीधे हाथ का सीधे हाथ पे लिख दो। उल्टे को अपन कहते हैं बायां। तो यहाँ पर ऊपर जो होते हैं वो आलिंद, नीचे जो होते हैं वो निलय। तो यहाँ पर ये बायां आलिंद है और ये बायां निलय है। ठीक है, ये क्या हो गया, दायां आलिंद हो गया और ये दायां निलय हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, फेफड़ों से ऑक्सीजन आएगी, रक्त में मिक्स होगी, शरीर को सारे को रक्त में मिली हुई ऑक्सीजन मिलेगी, फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, फिर फेफड़ों से बाहर निकलेगी। ये पूरी प्रक्रिया कैसे होगी, चलो अब यहाँ पर आपको जो हृदय का डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से बनाना है। हृदय के जो अपने कोष्ठक होते हैं वो कितने होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं, 2 आलिंद 2 निलय। तो ऊपर वाले आलिंद होते हैं, नीचे वाले निलय होते हैं। देखो ये जो आपका आलिंद होता है ये कौन सा है, लेफ्ट एट्रियम यानी कि LA।
ये है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है आपका राइट एट्रियम और ये आपका राइट वेंट्रिकल। दो आलिन दो नीले हो गए, बायां इधर के एज इट इज यहाँ पर इस तरीके से, यानी कि बायां और ये वाला आपका दायां। अब क्या होगा, देखो सबसे पहले जो शुद्ध रुधिर है वो किसके पास है, यहाँ पर बाएं आलिंद के पास है। ये जो शुद्ध रुधिर है बाएं आलिंद से कहां पर आता है, आपके बाएं निलय में आएगा। ठीक है, बाएं आलिंद से जो है रक्त कहां पर आया, बाएं निलय में आ गया। अब बाएं निलय से क्या निकलती है, धमनी, जो कि क्या करेगी, धमकाने का काम करेगी। जो है शुद्ध रुधिर दे, शरीर तक पहुंचाना है। तो यहां से एक बड़ी धमनी निकलती है जिसे अपन क्या कहते हैं, महाधमनी कहा जाता है। ये सबसे बड़ी धमनी होती है। अब ये महाधमनी आगे जाके डिवाइड होगी धमनियों में और आपके फिर केशिकाओं के थ्रू जो रक्त है वो शरीर के अंगों तक पहुंचेगा। देखिए धमनी क्या काम करेगी, धमकाने का काम करेगी। इस जो आपके बाएं निलय है इससे शुद्ध रुधिर का मतलब क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन मिक्स है। तो यहाँ पर ऑक्सीकृत रुधिर जो है वो क्या है, आपका शुद्ध रुधिर होता है। ऑक्सीकृत रुधिर आपका शुद्ध रुधिर है। उसको पहुंचाने का काम कौन करेगी, शरीर के सभी भागों तक ये शुद्ध रुधिर जाएगा इन धमनियों के द्वारा। ठीक है, शरीर के सारे भागों तक शुद्ध रुधिर गया। अब वहां पे शरीर के भागों को मिल गई ऑक्सीजन, वहां से क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड आई और आपके रक्त में मिक्स हुई। तो जो अब ये रुधिर होगा वो कैसा होगा, अशुद्ध रुधिर होगा, यानी कि अनऑक्सीकृत रुधिर होगा। कौन सा, अनऑक्सीकृत रुधिर यहाँ पर होगा। ठीक है, आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये किसके द्वारा, शिराओं के द्वारा शरीर के भागों से कहां तक जाएगा, हृदय तक जाएगा। ये जो अनऑक्सीकृत रुधिर है ये कहां पर जाएगा, आपके दाएं आलिंद में जाएगा। तो राइट एट्रियम के अंदर ये आ गया। अब इस दाएं आलिंद से दाएं निलय में क्या जाएगा, आपका ये रुधिर जाएगा। यहाँ पर आपके त्रिवलय कपाट लगे होते हैं। ये क्या है, आपका त्रिवलय कपाट, जो कि क्या करेगा, इस रुधिर के बैक फ्लो को रोकेगा कि रुधिर इसमें आ गया तो अब इसमें रहेगा, वापस इसमें नहीं जाएगा। तो यहाँ पर त्रिवलय कपाट होते हैं जो लग जाते हैं रुधिर इसमें आने के बाद। रुधिर किस में आ गया, दाएं निलय के अंदर आ गया। अब दाएं निलय से होता हुआ ये रुधिर कहां पर जाएगा, आपके यहाँ फुफ्फुस तक इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर जाएगा और फुफ्फुस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाएगी। अब यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है कि धमनियों ने क्या काम किया, शुद्ध रुधिर पहुंचाने का काम किया, और आपके शिराओं ने क्या काम किया, जो अशुद्ध रुधिर है उसको हृदय तक पहुंचाने का काम किया। यहाँ पर विशेष प्रकार की धमनी और विशेष प्रकार की शिरा होती है, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, फुफ्फुसीय धमनी और फुफ्फुसीय शिरा। वैसे धमनियों का काम हुआ शुद्ध रुधिर शरीर के भागों तक लेके जाने का, लेकिन एक विशेष प्रकार की धमनी होती है जिसे अपन कहते हैं फुफ्फुसीय धमनी। वो क्या करेगी, इस दाएं निलय से जो रुधिर है, जो अशुद्ध रुधिर है, उसको फुफ्फुस तक लेकर जाएगी। तो ये काम किसने किया, एक विशेष प्रकार की धमनी जिसे फुफ्फुसीय धमनी कहेंगे। वैसे तो धमनी का शुद्ध रुधिर ले जाने का काम है, लेकिन यहाँ पर धमनी ने क्या किया, अशुद्ध रुधिर लेकर गई। कौन सी, फुफ्फुसीय धमनी। एक विशेष प्रकार की शिरा होती है जिसे अपन क्या कहते हैं, फुफ्फुसीय शिरा कहते हैं, जो कि क्या करेगी, शुद्ध रुधिर लाने का काम करेगी। कहां पर, आपके इस हृदय के अंदर। तो यहाँ पर ये जो फुफ्फुसीय धमनी है और फुफ्फुसीय शिरा है, नॉर्मल आपकी धमनियों शिराओं से जस्ट अपोजिट वाला कार्य करती है। तो यहाँ पर ये जो पूरा परिसंचरण है वो क्या कहलाता है, दोहरा परिसंचरण प्रणाली कहलाती है, क्योंकि आपका जो हृदय है उसमें दो बार रक्त आ रहा है जा रहा है, इसीलिए अपन इसको क्या कहते हैं, दोहरा परिसंचरण प्रणाली कहा जाता है। एग्जाम के अंदर लिख के आ सकते हैं, अरे भाई क्या बेसिक सी तो चीज है, क्या करना है आपको, 4 चैम्बर बनाने हैं। ठीक है, उधर वाले दो कौन से हो गए आपके, लेफ्ट हो गए, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। यहां से क्या हुआ, ब्लड आया लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, यहां से महाधमनी गई, धमनी गई, शुद्ध रुधिर लेकर गई शरीर के अंगों तक, ऑर्गन्स तक। ठीक है,
फिर अशुद्ध रुधिर मिला, कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है वो शिराएं लेकर गई किसमें, आपके राइट एट्रियम में। यहाँ पर त्रिवलय कपाट है जो इस रुधिर को वापस इसमें आने से रोकेंगे। अब रुधिर कहाँ आ गया, राइट वेंट्रिकल में। यहां से पल्मोनरी क्या निकलेगी, आपकी फुफ्फुसीय धमनी, जो कि फुफ्फुस तक इस रक्त को लेकर जाएगी, और यहां से आपके फुफ्फुसीय शिरा होगी जो इसमें ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर आएगी। सिंपल। ऐसा डायग्राम अगर आप एग्जाम के अंदर बना के आते हो तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलिए देखिए आगे। यहाँ पर रक्तदाब किसे कहते हैं, तो आपकी जो धमनियां होती है ना, उनकी जो दीवारें है वो होती है, वो थोड़ी मोटी होती है किसके कंपैरिजन में, शिराओं के कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि देखो धमनियां जो है वो शुद्ध रुधिर ले जाने का काम कर रही है शरीर के सारे भागों तक। तो जब ये रुधिर आता है ना, वो एकदम से प्रेशर से आता है, तो इसकी वजह से धमनियों की भित्ति मोटी होती है। अब क्या होता है, जब इन धमनियों के अंदर रुधिर का दाब जो होता है वो आपका संकुचन दाब और अब प्रकुंचन दाब होता है। अब ये जो धमनी है इसकी भित्ति के विरुद्ध जो दाब लग जाता है उसको अपन कहते हैं रक्तदाब। तो अपने ये जो रक्तदाब होता है इसको अपन कहते हैं ब्लड प्रेशर। क्या कहा जाता है, ब्लड प्रेशर कहा जाता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 120/80 mmHg होती है। ठीक है, इसको अपन क्या कहते हैं, नॉर्मल बीपी कहते नहीं कहते। अब क्या होता है, कई बार आदमी बहुत ज्यादा टेंशन ले लेता है, तो अपन कहते हैं ना कि ज्यादा टेंशन मत ले, तेरा बीपी हाई हो जाएगा, उच्च रक्तदाब हो जाएगा। तो कई बार जब आदमी बहुत ज्यादा टेंशन ले लेता है ना, तो क्या होता है कि उसकी ये जो धमनियां होती है इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है, दाब बढ़ जाता है। अब दाब बढ़ेगा तो ये धमनियां ना फट सकती है। अब ये धमनियां फट गई तो इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, इसीलिए जो ये बीपी है वो कम ज्यादा होता है, तो आपके बहुत ज्यादा खतरनाक सिद्ध हो सकता है। देखो, रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे अपन रक्तदाब कहते हैं। यह दाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में ज्यादा होता है, क्योंकि धमनियां जो है वो क्या करती है, उनमें रुधिर का दाब निलय प्रकुंचन के दौरान प्रकुंचन दाब और निलय अनुशीतलन के दौरान आपके यहाँ पर जो दाब होता है उसे अनुशीतलन दाब कहते हैं। ठीक है, अब ये जो रक्त दाब है उसको मापने के लिए जो यंत्र होता है उसे अपन क्या कहते हैं, जो युक्ति होती है उसको क्या कहा जाता है, स्फिग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। क्या, स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा जो है आपका रक्तदाब मापा जाता है, इस डिवाइस के थ्रू, इस युक्ति के थ्रू। आपने देखा होगा बीपी बांधे जाते तो वो एक ऐसा पट्टा सा बांध देते हैं, फिर वो एक दूसरे हाथ में वो कुछ ऐसा भोंपू सा होता है, उसको दबाते जाते हैं, वो फूलता जाता है, तो फिर अपना उसमें बीपी चेक किया जाता है। तो पहला जो है आपका 120, फिर जो आपके आता है दूसरा वो कौन सा है, 80। तो यहाँ पर अपने क्या होगा, 120/80 नॉर्मल ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी यानी कि रक्तदाब होता है। क्लियर, चीज किसके द्वारा मापा जाता है, स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। जब आदमी टेंशन लेता है, हाइपरटेंशन में रहता है, तो उसके बीपी बढ़ जाता है, धमनियों पे दाब ज्यादा पड़ सकता है और फट सकती है, तो उससे इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, अंदर रक्तस्राव हो सकता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक चीज और पढ़नी है अपन को, लसिका। लसिका भी जो है ना एक तरीके से तरल पदार्थ है जो कि प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने तथा वहन में सहायक होता है। पचा हुआ व छोटी आंत द्वारा अवशोषित वसा का परिवहन करेगा, कौन, आपके लसिका। अतिरिक्त तरल को रक्त तक ले जाने का कार्य और लसिका में पाए जाने वाले जो लिम्फोसाइट संक्रमण के विरुद्ध लड़ने का कार्य करते हैं। लसिका भी क्या है, एक प्रकार का तरल है आपके अंदर पाए जाने वाला। क्लियर हुई यहाँ तक बात। ये बात हुई अपनी यहाँ पर किसकी, वहन की। अब बात करते हैं यहाँ पर कि पादपों में वहन कैसे होगा। आपके प्लांट्स के अंदर थोड़ी ना हृदय होता है क्या प्लांट्स के अंदर हृदय, नहीं ना, पादपों का दिल नहीं होता। अब जब उसमें दिल नहीं होता तो उसमें खाद्य पदार्थ का, जल का वहन कैसे होता होगा। हमारे अंदर तो रक्त ने कर दिया, हमारे हृदय ने उसमें भूमिका निभा दी, पादपों के अंदर ये भूमिका कौन निभाता होगा, सोचो जरा। मैंने आपको पत्ती की संरचना बताई थी, उसमें संवहन मंडल बताए थे। संवहन ऊतक में क्या आपको मैंने जाइलम और फ्लोएम बताए थे, बिल्कुल बताए थे। तो संवहन ऊतक में जाइलम होता है और फ्लोएम होता है। ये क्या करते हैं, आपके जाइलम करेगा जल का संवहन। कैसे बताया मैंने आपको, ज से जल, जैसे जाइलम।
तो आपका जाइलम क्या करेगा, जल का संवहन करेगा जो कि ऊपर की दिशा में करेगा। फ्लोएम क्या करेगा, ऊपरोमुखी और अधोमुखी दोनों दिशाओं में खाद्य पदार्थों का क्या करेगा, संवहन करेगा फ्लोएम। ठीक है, देखो पादप तंत्र का अवयव जो मृदा द्वारा अवशोषित खनिज लवण में जल का वहन करते हैं जाइलम, और जो खाद्य पदार्थों का करेंगे वो फ्लोएम। ये निर्जीव ऊतक है जाइलम, और जबकि आपका जो फ्लोएम है वो सजीव ऊतक है। ठीक है, संवहन नलिकाएं मुख्य होती है, उसमें चालनी नलिकाएं मुख्य होती है। इसकी भित्ति मोटी और उसकी भित्ति मोटी नहीं होती। ये कुछ डिफरेंस है आपके जाइलम और फ्लोएम के अंदर। ठीक है, तो पादपों में वहन कुछ इस प्रकार से होता है। आ गई बात समझ में कि उनके अंदर ये संवहन बंडल पाए जाते हैं, इनके थ्रू उनमें खाद्य पदार्थों का जल का संवहन होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर किसकी, उत्सर्जन तंत्र की। देखो भाई, उत्सर्जन का मतलब क्या होता है, पहली चीज तो अपन को ये पता होनी चाहिए। उत्सर्जन का मतलब है जो आपके शरीर के अपशिष्ट पदार्थ है ना, उनको शरीर के बाहर निकालना। अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना आपके क्या होता है, उत्सर्जन कहलाता है। यानी कि निकाल फेंको। अब ऐसे तो निकाल नहीं फेंकोगे, इसके लिए भी तो कोई ना कोई तंत्र कार्य करेगा। तो इसके लिए कौन सा तंत्र कार्य करता है, आपका उत्सर्जन तंत्र कार्य करता है। देखो ये फोटो दिखाई दे रही है तुम्हें, ये एक नर का उत्सर्जन तंत्र यहां पर दिखाया गया है। जो आपका उत्सर्जन तंत्र होता है वो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालेगा। पहली चीज, अपशिष्ट पदार्थ क्या है, जो हमारे शरीर के लिए जहरीले हो सकते हैं। तो जो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है नाइट्रोजन वाला, ये क्या होता है, कुछ आपके नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो कि क्या होते हैं नेचर में, इनकी जो प्रकृति होती है ना वो बहुत ही तगड़ी, यानी कि टॉक्सिक होते हैं, जहरीले होते हैं। इनको शरीर से बाहर निकालना जरूरी है। आप एक चीज सोचो, क्या केवल आपकी किडनी ही, वृक्क ही केवल उत्सर्जी अंग है क्या? क्या कोई और उत्सर्जी अंग नहीं है क्या? देखो आपके फेफड़े क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं, तो फेफड़े भी एक उत्सर्जी अंग है। आपका जो यकृत होता है ना वो क्या है, आपके यूरिया का निर्माण करता है, तो वो भी आपका एक उत्सर्जी अंग है। आपकी त्वचा के द्वारा पसीना बाहर निकलता है, तो ये भी आपका एक उत्सर्जी अंग है। और वृक्क तो आपका मुख्य उत्सर्जी अंग है ही। तो आपके कुछ नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जिनको शरीर से बाहर निकालना ना बहुत जरूरी होता है। अगर ये शरीर के अंदर रहते हैं ना तो बहुत ज्यादा जहरीलापन अपने शरीर के अंदर कर देते हैं। तो 3 प्रकार के नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। कौन कौन से, एक बात करते हैं अपन अमोनिया की। किसकी, अमोनिया। दूसरा जो अपशिष्ट पदार्थ होता है नाइट्रोजन वाला, जिसमें नाइट्रोजन है, वो आपके कौन सा है, यूरिक अम्ल। और तीसरा जो है आपका उत्सर्जी पदार्थ वो क्या है, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ यूरिया। देखो जो आपके अमोनिया है ना बहुत ही ज्यादा जहरीला होता है। क्या होता है, बहुत ही ज्यादा जहरीला। जहरीला को अपन बोलते हैं टॉक्सिक। ठीक है, इसको शरीर से बाहर निकालने के लिए बहुत सारे पानी की जरूरत पड़ती है। तो आपके यहाँ पर अमोनिया को उत्सर्जित कौन करेगा, पानी में रहने वाले जीव, यानी कि आपकी मछलियां करेगी। ऑस्ट्रिकथीज मछलियां जो होती है आपके बोनी फिशेस, वो क्या करेगी, अमोनिया का उत्सर्जन करेगी, क्योंकि इसको बाहर निकालने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा टॉक्सिक है ये। दूसरी चीज यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल है ना, इस यूरिया और अमोनिया के कंपैरिजन में सबसे कम टॉक्सिक है टॉक्सिक लेकिन इन दोनों से कम है। तो ये जो यूरिक अम्ल है ना, इसको उत्सर्जित जो किया जाता है ना जिनके द्वारा, वो पेस्ट की फॉर्म में। गाड़ी खड़ी कर जाओ, सुबह देखना कबूतर चिड़िए तुम्हारी गाड़ी को बिल्कुल सजा देंगे। यानी कि वो वहां पर अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं, पेस्ट की फॉर्म में करते हैं। तो इनको बाहर निकालने के लिए कम पानी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, यूरिक अम्ल जैसे कि आपके पक्षी हो गए, आपके जैसे कि जो कीड़े नहीं होते, कीट, वो हो गए, आपके सरीसृप हो गए। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, आपके पक्षी आ गए, सरीसृप आ गए, कीट आ गए। ठीक है, अब बात करें यूरिया की। हम यूरिया, हमारा यकृत बनाता है ना यूरिया, तो यहाँ पर यूरिया का उत्सर्जन करने वाले जो हैं वो आपके जैसे कि मानव हो गए,
आपके उभयचर वर्ग के जो प्राणी हैं, जैसे कि मेंढक है, वो उभयचर में ही आता है। ये आपके कौन हो गए? यूरिया का उत्सर्जन करने वाले हो गए। अब देखो, हमारे शरीर में जो अपना उत्सर्जन तंत्र है वो किन किन अंगों से बना है, इसके बारे में अपन बात करेंगे, और कैसे कैसे क्या क्या काम होता है इसके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखो भाई, सबसे पहले नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थ 3 प्रकार का, अमोनिया, यूरिक अम्ल और यूरिया। अमोनिया जैसे कि आपके, इसको बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है, बहुत ही ज्यादा जहरीला है, शरीर से बाहर निकालने के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत। ऑस्ट्रिक्थिस मछली। यूरिक एसिड, तो ये जो होते हैं पेस्ट की फॉर्म में, इसके लिए बहुत कम पानी की जरूरत होती है, पेस्ट की फॉर्म में ये उत्सर्जन करते हैं। सबसे कम टॉक्सिक होता है इन तीनों में सरीसृप, पक्षी, कीट में। यूरिया, ये जो है आपके अमोनिया से कम टॉक्सिक होता है, कम जहरीला होता है अमोनिया से, जैसे कि हमारे अंदर और आपके उभयचरों के अंदर। ठीक है, आ गई बात समझ में? चलिए अब देखते हैं यहां पर हमारे उत्सर्जन तंत्र की बात। क्या भाई? देखो, हमारे अंदर ना एक जोड़ी किडनी मौजूद है। अब तुम में से कोई ऐसा तो नहीं है ना जिसकी एक ही किडनी है, एक बेच बाच के कोई आईफोन ले आया हो? नहीं, अभी तुम्हारी उम्र ही नहीं है ना। देखो, आपके जो उत्सर्जन तंत्र होता है, तंत्र का मतलब क्या है? बहुत सारे अंग उसमें भाग लेंगे। कौन कौन से अंग है जो उसमें भाग लेते हैं, यानी कि उससे मिलके आपका उत्सर्जन तंत्र बना होता है। ये आपको राजमा नजर आ रहे हैं दो, तो भाई अपने मुंह में पानी मत लाओ, ये तुम्हारे राजमा नहीं है, ये किडनी है। ठीक है, एक जोड़ी क्या पाया जाता है? वृक्क। एक जोड़ी वृक्क यानी कि किडनी पाई जाती है। इन किडनियों से नलियां निकलती हुई नजर आ रही है तुम्हें। ठीक है, ये क्या है? आपकी एक जोड़ी मूत्र वाहिनी। तो जो आपकी किडनी है उसका काम क्या होता है? जो किडनी होती है उसका काम क्या होता है? किडनी का काम होता है रुधिर को छानने का। किसका? रुधिर को छानने का काम कौन करती है? आपके किडनी करती है। आपका रक्त आएगा इसमें, फिर इसको छानेगा। जैसे आप चाय को छानते हो ना, चाय पत्ती अलग करने के लिए, अदरक अलग करने के लिए चाय को छानते हो ना छन्नी से, ऐसे ही एक तरीके से छन्नी है। यहाँ पर आपका रक्त आएगा, उसमें से जो मूत्र है उसका निर्माण होगा, और वापस जो बाकी की काम की चीजें वो वापस शरीर में जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या काम करता है? रुधिर को छानने का काम करेगा। कौन? आपकी किडनी यानी कि वृक्क। ठीक है, अब देखो, एक जोड़ी किडनी, एक जोड़ी मूत्र वाहिनी हो गई, एक एरी यानी कि एक जोड़ी। एक जो आगे होता है ये आपका क्या है? ये होता है मूत्राशय। क्या होता है? मूत्राशय। मूत्राशय सिर्फ एक होगा, एक जोड़ी नहीं होगा, सिर्फ एक मूत्राशय। तो जब यहाँ पर मूत्र का निर्माण होगा, मूत्र मूत्र वाहिनी के होता हुआ कहां पर इकट्ठा हो जाएगा? मूत्राशय के अंदर इकट्ठा हो जाएगा। अब जब आपका मूत्राशय पूरा भर जाएगा, इसकी कैपेसिटी हो जाएगी पूरी, तो मूत्र मार्ग आगे जाके किसमें खुलेगा? एक मूत्र मार्ग होता है, उसके द्वारा जो है ये मूत्र शरीर से बाहर कर दिया जाता है। तो इन चारों चीजों से मिलके आपका क्या बना है? यहाँ पर उत्सर्जन तंत्र बना है। ये जो किडनी है ना, ये आपकी राजमा की शेप की होती है। अब कहाँ पे प्रेजेंट होती है? कोई कहता है यहाँ पे होती है, कोई कहता है यहाँ पे होती है, कोई कहता है यहाँ पे होती है। आपकी जो किडनी होती है ना, वो पीछे की साइड यहाँ पर मौजूद होती है किडनी आपके। ठीक है, जो कि क्या करेगी? रुधिर को छानने का काम करेगी आपके किडनी। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं किडनी की संरचना की। देखो, किडनी के अंदर ना बहुत छोटी आपकी कुछ इसकी इकाइयां होती है, छोटी छोटी, जिनको अपन कहते हैं वृक्काणु। तो किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, जो आपकी वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है ना, संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई जो होती है ना किडनी की, वो कौन होती है आपके? ये होती है वृक्काणु, जिन्हें अपन क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। तो हर एक किडनी के अंदर लाखों नंबर में नेफ्रॉन वृक्काणु प्रेजेंट होते हैं एक किडनी के अंदर। ये वृक्काणु ही क्या करते हैं? आपके मूत्र का निर्माण करते हैं। ये वृक्काणु ही क्या करेंगे? मूत्र का निर्माण करेंगे। अब कैसे? देखो,
ये किडनी की संरचना आपको यहाँ पर दिखा रखी है। किडनी का ये जो बाहर वाला भाग होता है ना, इसको अपन कहते हैं वलकुट। क्या कहा जाता है? वलकुट कहा जाता है। और इसका ये जो अंदर वाला दिख रहा है तुम्हें भाग, इसके अंदर वाले भाग को कहा जाता है मध्यांश। ठीक है भाई। अब देखो, ये लाल कलर वाली नली जो आ रही है ना अंदर, ये क्या हुई आपकी? ये लेकर आएगी ऑक्सीजन वाला रुधिर, यानी कि ये क्या हो गई आपकी? धमनी। ये क्या हो गई? धमनी। ये ब्लू कलर की तुम्हें नजर आ रही है, ये क्या है आपकी? शिरा। ये क्या है आपकी? शिरा है। ठीक है। धमनी क्या करेगी? ऑक्सीजन वाला ब्लड इसमें लेकर आएगी। शिरा क्या करेगी? बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड यहां से, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो रुधिर है, इसको यहां से लेकर जाएगी। क्लियर? बाहर वाला भाग वलकुट, अंदर वाला भाग मध्यांश। ये टोपी पहन रखी है इसने, ये टोपी क्या है? कोई बता सकता है? देखो, ये जो है वो आपकी क्या होती है? एड्रिनल ग्रंथि होती है, अधिवृक्क ग्रंथि अपन इसको कहते हैं। ये हार्मोन स्रावित करती है, एड्रिनलिन हार्मोन। किडनी के ऊपर टोपी जैसी ऐसी संरचना दोनों किडनियों के ऊपर, उसमें भी दिख रही होगी तुम्हें। ये क्या करती है? एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित करती है। कौन सा हार्मोन? एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित करती है, जिसे अपन क्या कहते हैं? आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। क्लियर? ठीक है। ये हो गई अपनी किडनी की संरचना। अब इसकी जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई अपन ने व्रकाणु को बोला है, नेफ्रॉन को बोला है, तो क्यों बोला है? किडनी पूरी, इसकी संरचना किससे बनी है? बहुत सारे लाखों नेफ्रॉन से, इसलिए तो संरचनात्मक इकाई। क्रियात्मक क्यों? अरे किडनी का काम क्या है? मूत्र बनाना। और कौन कर रहा है ये काम? व्रकाणु ही तो कर रहा है, तो इसीलिए ये क्रियात्मक इकाई भी आपके कौन हो गई? किडनी की व्रकाणु हो गई। इस व्रकाणु की संरचना के बारे में और मूत्र के निर्माण के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। क्लियर? चलिए देखिए, ये जो संरचना है ना, वो यहाँ पर किसकी है? नेफ्रॉन की संरचना दी हुई है। देखो, नेफ्रॉन की संरचना में क्या होता है? एक कप जैसी संरचना होती है, ऐसे कुछ कप जैसी संरचना होती है, यूं कुछ इस प्रकार से। इस जो कप वाली संरचना है ना, इसको अपन कहते हैं वर्मेन संपुट। क्या कहा जाता है? वर्मेन संपुट कहा जाता है। पहला भाग किसका? नेफ्रॉन का। दूसरा देखो, ये जो कप जैसी संरचना है ना, इसमें केशिकाओं का गुच्छ पाया जाता है। किनका? केशिकाओं का गुच्छ पाया जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कहा जाता है। ग्लोमेरुलस हो गया। ठीक है। ये एक इसकी वृक्क नलिका होती है। ये क्या है? वृक्क नलिका। तो देखो, जो वृक्क नलिका वोमेन संपुट के पास में है ना, उसको तो अपन कहते हैं समीपस्थ नलिका। समीपस्थ नलिका। जो ये यू शेप की है ना, इसे अपन कहते हैं हेनले लूप। और जो ये वाली है, दूर वाली, जो वोमेन संपेट से दूर है, ये क्या है आपकी? दूरस्थ नलिका। ठीक है, दूरस्थ नलिका। अब यहां से पूरे मूत्र का निर्माण होगा, फिर वो आगे जाके किसमें इकट्ठा होगा? आपके कलेक्टिंग डक्ट में, उसे कहेंगे अपन संग्रहण नलिका। ठीक है, यानी कि मूत्र इसने संग्रहण किया, संग्रहित किया संग्रहण नलिका ने, और फिर आपके मूत्रवाहिनियों के द्वारा वो मूत्र मूत्राशय के अंदर जाएगा। ठीक है। अब इस वृक्क की संरचना पूरी मैंने आपको बता दी, वो वहीं पे ही है। उस डायग्राम के अंदर अपन इसको समझते हैं कि भाई क्या क्या चीज है। देखो, ये जो संरचना है वो वृक्क की है। ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है, इसको अपन ने क्या कह दिया? वोमेन संपुट। क्या कहा? वोमेन संपुट। एक कप जैसी संरचना को अपन ने कह दिया वोमेन संपुट। इसमें ये केशिकाओं का गुच्छ है, जिसे अपन ने क्या कहा? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस। रुधिर इसमें आपके जो है आ गया। ठीक है भाई। ये यहाँ पर आपको ये रेड वाली नजर आ रही है, ये क्या है? आपके धमनी। ये क्या है? धमनी, जो कि ऑक्सीजन वाला रुधिर लेकर जाएगी। और ये आपको नजर आ रही है, ये क्या है? आपकी शिरा, जो बिना ऑक्सीजन वाला, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त यहां से लेकर जाएगी। ठीक है। यहां पर केशिकाओं के थ्रू जो है रक्त इसमें आया। रक्त का क्या हुआ? रक्त यहां से छना।
ठीक है, यानी कि छन्नी लगा दी हमने, चाय उसमें डाल दी, रक्त छन के आ गया। तो जो मूत्र निर्माण की प्रक्रिया है वो 3 स्टेप के अंदर कंप्लीट होगी। कौन कौन सी 3 स्टेप होगी? देखो, पहला होता है आपका निस्यंदन, गुच्छीय निस्यंदन। तो देखो, जब आपका जो है केशिकाओं में रुधिर आया, वहां से क्या हुआ, एक तरीके से छलनी का काम हुआ, चाय छनी। पहला स्टेप निस्यंदन यानी कि फिल्टरेशन, इसको क्या कहा जाता है? फिल्टरेशन कहा जाता है। रुधिर छना, इस वृक्क नलिका में आ गया, समीपस्थ नलिका। अब क्या होगा, जब रुधिर आगे जा रहा है, यानी कि चाय अपन ने छान ली, अपन को क्या लगता है, चाय पत्ती में थोड़ी सी चाय तो रहेगी, ले फट से चम्मच उठाई, दाब दिया, तो बची कुची चाय भी अपनी वापस आ गई उसमें। सेम इसमें होगा क्या, कि जब ये रुधिर आगे बढ़ गया, जो छन गया, और जो अपशिष्ट वाला रुधिर है, मूत्र वाला रुधिर है, वो आपके आगे गया, मतलब मूत्र आगे गया, तो उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ रुधिर तो पूरा छन गया, ठीक है, मूत्र आगे आगे, तो उसमें हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है, कुछ ऐसे काम की चीज हो जो हमारे काम आ सकती है शरीर को। तो दूसरा स्टेप होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, पुनः अवशोषण होता है। तो जो आगे जा रहा है ना, अब जो भी अपशिष्ट, उसमें कोई भी काम की चीज है तो उसमें से क्या होगा, रीअब्सॉर्ब होगी। जैसे हमने क्या करा, बची जो चाय पत्ती थी उसमें चाय होगी, तो फट से चम्मच से दबाया, चाय निकाली। यहाँ पर क्या होगा, पुनः अवशोषण, रीअब्सॉर्प्शन होगा, जो भी काम की चीजें है वो इसमें से वापस ले ली जाएगी। क्लियर? अब आपके यहां से होता हुआ ये जो मूत्र है, इस दूरस्थ नलिका से होता हुआ किस में जाएगा, संग्रहण नलिका में जाएगा। तो जब तीसरा स्टेप आएगा इसमें, वो कौन सा होगा आपका, स्त्रवण यानी कि सिक्रीशन। तो यहाँ पर मूत्र बन गया और उसका संग्रहण नलिका के अंदर सिक्रीशन। अब ये संग्रहण नलिका मूत्रवाहिनी के द्वारा कहां पर, मूत्रवाहिनी क्या करेगी, सबसे पहले नेफ्रॉन ने यानी कि किडनी ने, क्योंकि किडनी की इकाई क्या है, नेफ्रॉन ही तो है, तो किडनी ने रुधिर को छान लिया, मूत्र का निर्माण हो गया। अब ये मूत्र का निर्माण हुआ तो आपके दोनों किडनियों से, ये क्या है, आपकी किडनी है, ठीक है, ये दोनों क्या है, आपकी किडनी, बन गया मूत्र। अब इस मूत्र वाहिनियों से जाएगा, तो यहां से मूत्र का निर्माण हुआ इन 3 स्टेप में, मूत्र बना, इस मूत्र वाहिनी से होता हुआ किस में जाएगा, इस मूत्राशय के अंदर जाएगा। तो मूत्राशय क्या करेगा, इस मूत्र को इकट्ठा करने का काम करेगा जब तक इसकी कैपेसिटी है, और फिर मूत्र मार्ग के द्वारा ये जो मूत्र है बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो इन 3 स्टेप के अंदर आपका मूत्र का निर्माण होगा। क्लियर है चीज? देखिए, गुच्छीय निस्यंदन यानी कि फिल्ट्रेशन, रक्त का निस्यंदन पूर्ण, प्रति मिनट 1000 से 1200 रक्त का निस्यंदन होता है। ग्लूकोज, लवण, अमाइनो एसिड, यूरिया आदि निस्पंदित होकर वॉमेन संपुट में एकत्रित, तत्पश्चात वृक्क नलिका से गुजरता है। फिर आपकी दूसरी स्टेप आती है, कौन सी, यहाँ पर पुनः अवशोषण, रीअब्सॉर्प्शन। तो वृक्क नलिका की दीवारें घनी व उपकला कोशिकाओं की बनी है, ये ग्लूकोज, अमाइनो अम्ल व अन्य उपयोगी पदार्थों का पुनः अवशोषण कर लेती है, कि उसमें कुछ काम का तो नहीं है। फिर तीसरा स्टेप आता है आपका स्त्रवण, तो आपके मूत्र वृक्क की संग्रहण नलिका में ले जाया जाता है, मूत्र का मूत्र नली में प्रवेश हो जाता है, आपके मूत्र नली, ठीक है, क्या मूत्र नली का मूत्राशय में खुलना और आपके मूत्र मार्ग द्वारा उत्सर्जन किया जाता है। तो ये बात हुई हमारे उत्सर्जन तंत्र की। अब बात है यहाँ पर पादपों के उत्सर्जन की। क्या पादपों में ऐसी किडनी विडनी होती है, क्या ऐसी फिल्ट्रेशन होता है क्या? नहीं, पादपों में ये जो उत्सर्जन होता है वो किस प्रकार से होता है, देखो, एक तो वाष्पोत्सर्जन के थ्रू उत्सर्जन होता है, दूसरा क्या होता है कि जो अपनी पत्तियां होती है वो झड़ के गिर जाती है ना, तो उसमें भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, उसके अंदर भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। पादपों के अंदर मृदा में भी उत्सर्जन कर दिया जाता है इन पादपों के द्वारा। तो देखो, वाष्पोत्सर्जन द्वारा अतिरिक्त जल बाहर त्यागना, बहुत से पादपों में अपशिष्ट पदार्थ कोशिकीय रिक्तिका में संचित, अन्य अपशिष्ट उत्पाद रेजिन व गोंद के रूप में पुराने जाइलम में संचित, और आपके कुछ पादपों द्वारा मृदा में उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हुई आपके उत्सर्जन की बात। एक छोटा सा टॉपिक और है, वो आपके है वृक्क अपोहन। कौन सा है? वृक्क अपोहन, जिसे अपन कहते हैं ना किडनी डायलिसिस।
जिसमें क्या होता है कि इंसान की जब किडनी खराब हो जाती है, काम नहीं करती, तो कृत्रिम तरीके से क्या होता है, उस रुधिर को छाना जाता है। कैसे? देखो, क्या होता है कि एक नली लगा के जो उसका रुधिर है व्यक्ति का, वो एक द्रव से गुजारा जाता है जिसे अपन कहते हैं अपोहन द्रव। ठीक है, उस द्रव से उस रुधिर को गुजारा। अब वहां पे क्या होगा, उसका फिल्टर होगा अपोहन द्रव से, लेकिन वहां पर क्या होता है, पुनः अवशोषण नहीं होता। अपोहन की प्रक्रिया में पुनः अवशोषण नहीं होता है, बस यहां से गुजारा इसको, पुनः अवशोषण तो होगा नहीं। फिर आपके जो रुधिर है वो वापस शरीर में चढ़ा दिया जाता है। तो इस तरीके से अपन इसको कहते हैं वृक्क अपोहन यानी कि किडनी डायलिसिस। और यहाँ पर ये हुआ आपका चैप्टर कंप्लीट। मजा आया पढ़ने में? देखिए, पूरी एक क्लास के अंदर हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और आपका एक्सक्रीशन यानी कि पाचन तंत्र पढ़ लिया है, आपका श्वसन तंत्र पढ़ा है, परिवहन पढ़ा है और आपका उत्सर्जन तंत्र पढ़ा है। इस पूरी क्लास में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट। एग्जाम के अंदर सीधे सीधे क्वेश्चन बने, सीधे आप आंसर लिख देना। क्लास में मजा आया? चलिए, अगर आपको क्लास पसंद आई है तो फटाफट से इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितनी ज्यादा हो सके उतने ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइए, क्योंकि देश की सबसे बड़ी शिक्षा क्रांति में आप सभी हमारे साथ हैं। तो आपके जो भी डाउट्स है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ड्रॉप कर सकते हैं। मिलेंगे अपन क्लासेस के अंदर, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और इस तरीके से इन्हें पढ़ते रहिए। धन्यवाद।